मुझे एक प्रेम प्रकाश के मैथ्स की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, फिजिक्स की बच गई। फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग से लिख लिया, फिजिक्स डाल दिया मैंने यूट्यूब पे। मैथ्स डिलीट हो गया मुझसे। मैथ्स में से भी वो ओरल ही था ज्यादा, तो 2022 2023 2024 ऐसे सब ओरल ही करते ला रहे थे सारा मैक्सिमम तो। फिर भी छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ फोर्स इज अलोंग वेलोसिटी। देखो रुषा इस तरफ जा रहा था, रुषा आईआईटी करना चाहता था, उसके घर वाले भी उसको आईआईटी कराना चाहते थे, तो क्या इससे रुषा कॉमर्स ले लेगा? क्या रुषा की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगी? नहीं, ये तो गलत है भाई। अगर फोर्स क्या करता है, फोर्स फोर्स जिधर आया उधर क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन म्हणजे चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल सकती है। ये पढ़ा है ना तुमने, है ना? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस द वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी also changes the velocity, change in magnitude and direction both also changes the velocity। एक तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, नहीं तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, नहीं तो उसकी वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलेगा। जब फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर वेलोसिटी है, तो बेटा जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा वेलोसिटी को। डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। तुम इधर जा रहे थे, तुम्हारे पापा तुमको इधर ही धक्का मार रहे थे, तुम्हारी मम्मी तुमको इधर ही धक्का मार रही, तुम इधर ही जाएंगे ना। समझ आ रहा है तुमको? तुम इधर जाना चाह रहे थे, तुम्हारे घर वाले कुछ और बोल रहे, फिर तुम्हारी दिशा बदलेगी ना। तुम जाना चाहते हो इधर, वो बीच में आएगा ना, ऐसे कुछ तो। समझ रहा है क्या? डायरेक्शन तो तब बदलेगी जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी बदलता है, ये भी गलत। इफ फोर्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तुम जाना चाहते हो आईआईटी, तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं तुम सब पढ़ाई छोड़ बेटा, घर का बिजनेस संभाल, अपना घर का बहुत बड़ा है, देन इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या फोर्स मोशन की डायरेक्शन नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है, क्यों नहीं बदलेगा? ये ऑब्जेक्ट पहले स्लो 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 होगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा और फिर उस दिशा में जाना चालू हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर शांतिपूर्वक चलता आ रहा था, एक जो है एक नॉर्थ पोल नाम का एक गोला है, नॉर्थ पोल, लोखंडी गोला, नॉर्थ पोलिक था वो, एकदम यूनिपोल था। वो रिप 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 भागते आ रहा था, भागते आ रहा था, भागते आ रहा था, मैंने इधर बड़ा सारा नॉर्थ पोल ठोक के रखा था। तो ये गोला इधर आते 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 स्लो 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 हुआ, और उधर 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 जाना चालू हुआ और उधर भाग गया। तो इफ फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये नॉर्थ पोल नाम का गोला किधर जा रहा था? इधर। वेलोसिटी इसकी इधर थी, लेकिन दूसरे नॉर्थ पोल से इस नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लग रहा था? इधर। फोर्स इधर था। इफ फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या फोर्स इसकी मोशन की डायरेक्शन नहीं बदल सकता? बदल सकता है। अभी 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 तो आंखों के सामने देखो, मोशन की डायरेक्शन ये ब्लू कलर वाली है। 2 मिनट बाद देखोगे सब होने के बाद में, तो मोशन ये बॉल नॉर्थ पोल वाला उधर भागते हुए दिखेगा, मम्मी रोते जाएंगे। मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी ना उसकी, प्लस आई कैप से माइनस आई कैप हो जाएगी ना उसकी। तो ये वाला भी गलत। कैनॉट चेंज, कैसे कैनॉट चेंज? इट कैन चेंज। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑफ कोर्स। तुम जाना चाहते थे इधर, तुमको इधर से धपक्कन धक्का लगा, फोर्स, ठीक है? फोर्स के वजह से चेंज इन, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन म्हणजे चेंज इन वेलोसिटी, किस में चेंज? तुम्हारे नेट डायरेक्शन में चेंज बेटा। बात समझ आ रही है तुमको? कोलिजन जैसे, वो जैसे बिलियर्ड बॉल खेलते हैं, देखा है? हिरवे हिरवे एक डंडी रहती है और वो बॉल को खड्डे में डालना रहता है, पूल पूल, देखा है क्या? देखा होगा ना कोई कार्टून बीटून मूवी में, जेम्स बॉन्ड, एकदम। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। समझ आया क्या? इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है ना? फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रहता, देन इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नहीं, किधर बदल रहा मैग्नीट्यूड? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड उतना है, डायरेक्शन बदल। हाँ, वो तो डायरेक्शन है भाई, तो प्लस माइनस तो डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी बदलता। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से भाग रहा था, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से भाग रहा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी म्हणजे क्या? स्पीड, स्पीड उतनीच है। समझा? सबको समझा? सेकंड वाला सब जन ध्यान दो रे वो। देखो मेरे को नहीं मालूम तुमको लाइट कितना अच्छे से पढ़ाया गया है, जिसके द्वारा भी, मेरे द्वारा अगर पढ़ा, मैंने जिनको भी पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है कि पूरा कंप्लीट ही पढ़ा दिया है, प्रिज्म और रेनबो फेन को छोड़ के। टेंशन मत ले।
उदासी इंटू 100। तो इधर देखो पढ़ाऊंगा मैं 2 अक्टूबर मुझे उद्या मेगा क्लास रहने वाला लाइट का, क्योंकि नोवी को छुट्टी है और बाकी अपनी पूरी 10वीं सब रहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अरे क्या है ये भाई, ये पहले तो तुम जो है इसका v निकाल लो, इमेज का डिस्टेंस। तो ये मिरर है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f रहता बच्चों, जिसपे तुमको इस रेड पॉइंट को ओरिजिन मानना रहता। अगर तुम ओरिजिन से उस तरफ जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, -20 आई कैप, है ना। तो हम u की वैल्यू -20 लेते हैं, पता है ना तुमको। u की वैल्यू हम लोग -20 लेते हैं। और कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ क्या लेनी रहती है, पॉजिटिव। तो उसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, दी है क्या कुछ हमको उसकी फोकल लेंथ, अच्छा माइल 20 नहीं क्या। भैया उसमें बस नेचर और साइज पूछा है ना, तो सेकंड तो ऑप्शन में सही लगा। अपने पास नेचर पूछा है ना अपने को, नेचर। तो ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है वो हमेशा वर्चुअली बना था। तो ऑप्शन एक तो 2 वाला नहीं तो 3 वाला रहेगा, बरोबर। और जो भी वर्चुअल इमेज रहती, जो भी नकली इमेज रहती, जैसे रोज तुम अपने घर के आईने में देखते हो खुद की इमेज, वो सच्ची असली रहता है कि नकली रहता है, नकली है वो, है ना। क्योंकि जैसे तुम हो, ये आर्यन भाऊ स्कूल को जाने के पहले तैयार होते टाइम आरसा देख रहा है, आरसे में आर्यन भाऊ की प्रतिबिंब उनको देख रहा है। आर्यन का वो पाउडर की डब्बी आप पड़ गई, आर्यन पाउडर की डब्बी लेने को उठा, उसकी प्रतिबिंब भी कपट से बाहर निकल के उसको देख रही है। आर्यन की फट जाएंगी ना, ऐसा होगा तो, समझ रहा है। तो जो प्रतिबिंब रहता है हमारा इमेज वो नकली रहता है ना, और जो भी वर्चुअल रहता है, वर्चुअल वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। सीधा खड़ा रहता म्हणजे उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव जे कैप है ना, वो पॉजिटिव जे कैप पॉजिटिव रहेगी, +5/3। समझा क्या, इससे सेकंड ऑप्शन आ गया। समझ रहा है क्या। कितने जनों को ये पढ़ाया गया है लेकिन याद नहीं आता लाइट, हैंड रेस करो, कितने जनों को प्रॉब्लम है। तो शायद प्रॉब्लम की सीरियसनेस को देख करके मैं पढ़ाऊँ। कितने जनों को ये बिल्कुल याद नहीं आता है। भाई तेरे को पढ़ाया ही नहीं गया तो हाथ नीचे कर। नाइन्थ में तो मैं ये मान के चलूँ कि नाइन्थ में जिनको पढ़ाया गया उनके लाइट के हर क्वेश्चन उनका बरोबर ही होता। दे दे एक हैंड ऊपर ऐसे। और कोई सीरीज पैरेलल याद था। भला कल मैं पढ़ाऊंगा, पर आज तो बायो का पेपर है, अच्छे मार्क चाहिए मेरे को, बहुत मारूंगा नहीं तो। आज बायो के पेपर का तुरंत तुम ही चेकिंग करने वाले हो, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर है। और तुमको मालूम जब जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसके बाद रिजल्ट लगता नहीं, इसलिए आज ही रिजल्ट लगाने वाले हैं अपन तुरंत। फिल इन द ब्लैंक। Two cars with different types of tires are deaccelerating in summer on a straight। अरे क्या बोल रही है ये शांत हो। दो गाड़ियां डीएक्सेलरेट हो रही, वेलोसिटी उनकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। इनिशियली दे आर मूविंग नेक्स्ट टू ईच अदर, अरे सॉरी सॉरी, वो आजू बाजू में मूव कर रही थी। और फिर वो ब्रेक लगाती है। द कार विथ समर टायर्स कम टू द रेस्ट, the other one with winter tires is still moving with velocity blah 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 and stops after 6 more meter. What is fraction of horizontal deceleration of car with winter tire to horizontal deceleration of car with other tire। हाँ ये देखो, विंटर टायर और समर टायर दो प्रकार के टायर है बच्चों। दोनों गाड़ियां आजू बाजू में थी, भूम भूम रेस लगाने वाली थी उन्होंने। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही थी। फुल स्पीड में गाड़ियां 10 किलोमीटर पर रफ्तार से, कांस्टेंट रफ्तार से वो चल रही थी एक मुकाम पर। रास्ते में अचानक उनको साइड में और राजेंद्र सर दिखे। दोनों में से किससे पड़ती तुम्हारी, एक दोनों में से अगर चूज करना रहा तो। उषा, राजेंद्र सर। तो राजेंद्र सर इधर थे, उसको देख के रुषा ने डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया। और रुषा की गाड़ी धीमी होती 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 रुक गई। जैसे ही रुषा की गाड़ी रुकी, उसी समय रुकने के बाद तुरंत रुषा ने बाजू की गाड़ी में देखा स्वराज को। स्वराज की गाड़ी बोल रही थी आज का हो ही जाए। हम्म। स्वराज की गाड़ी अभी भी रुकी नहीं थी, स्वराज की रफ्तार अभी भी 3.73। और स्वराज ठीक साड़ा मैम के एकदम सामने जाके और 6 मीटर चल के रुका, 6 more meters। अब हमको पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ स्वराज
एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऋषिकेश का रेशो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ विंटर टायर वाली स्टिल मूविंग थी ना, है ना? तो पहले स्वराज म्हणजे विंटर टायर वाली कार का एक्सेलरेशन इज टू ऋषा की कार का एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही सबको? अभी मान लेते हैं कि जब से इन्होंने ब्रेक लगाया उस मोमेंट से हम लोग देख रहे हैं 10 10 से 0 और 3.7 होने तक। ठीक है, टाइम टी मान लो, टाइम टी। तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? v माइनस यू बाई टी। सब जन रुषा की गाड़ी पे ध्यान दो। रुषा की गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। रुक गई वो, इनिशियल कितनी थी? 10। कितने टाइम में रुकी? टी। ये रुषा के गाड़ी का, हाँ ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर टाइम में आवर में नीचे कितने, तो 0.5 आवर जो भी लगे होंगे। तो ये रुषा की गाड़ी का एक्सेलरेशन है। और स्वराज की गाड़ी का एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। वी कितना था उस समय पे? 3.7 माइनस 10/टी। एंड स्टार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम पे ब्रेक मारा था ना दोनों गाड़ियों ने? ब्रेक मारना सेम टाइम पे शुरू किया था ना उन दोनों ने। तो फाइनल वेलोसिटी 3.7 थी ना स्वराज की, अभी भी रुकी नहीं थी उसकी गाड़ी। टी टाइम होने के बावजूद भी, टी टाइम होने के बाद रुषा की गाड़ी तो रुक गई, लेकिन टी टाइम नहीं, स्वराज की गाड़ी 3.7 तक ही पहुंची है। 3.7 माइनस 10 कितना होता? 6.3 माइनस 6.3। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऋषिकेश की गाड़ी है -10/t। एक्सेलरेशन ऑफ स्वराज की गाड़ी है -6.3/t। हमको रेशो चाहिए, रेशो ले लो। करो, नहीं क्या हो रहा? टी टी कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया, 6.3/10 हो गया, 0.63 आंसर है क्या? ये नहीं आया तुमको? v माइनस यू बाई टी। क्या कच्चा रह गया? कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। नोट्स नहीं पढ़ने की सवय, बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते ही फट जाने की सवय। वो कहाँ से उत्पन्न होता है? ये फियर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, है ना? समझा? अगला देखो। अ 10 kg सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इन 108 मिनट। वर्क डन बाय सैटेलाइट, वर्क डन ऑन सैटेलाइट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0। पार्थ तुम क्या टिक करा था? वेरी गुड पार्थ। क्यों पार्थ? क्या 90 डिग्री पे? वर्क डन, वर्क डन की डायरेक्शन रहती स्केलर है। कौन परपेंडिकुलर है? पार्थया, ऐसे तू पुणे में एग्जाम में टिक तो मार देगा, इंटरव्यू में भाजेंगे तू। समझते आना चाहिए तेरे को पार्थया। सैटेलाइट है ना, इधर जा रहा था, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इधर खींच रही थी 90 डिग्री पे, इसलिए सैटेलाइट झुक गया। फिर वापस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको 90 डिग्री खींच रही थी, इसलिए वो झुक गया। फिर वापस खींच रहे थे, फिर झुक गया। वापस खींच रहे थे, झुक गया। समझ रहा है क्या? तो जब जो सैटेलाइट का मोशन था जिस दिशा में, और ग्रेविटी उसको जिधर खींच रही थी, उसमें 90 डिग्री का एंगल था, ऐसे बोलने का पर्पज है। फोर्स में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और सैटेलाइट की डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल था, इसलिए वर्क डन एफ एस कॉस थीटा कॉस 90, इसलिए वो 0 हो गया। समझा क्या? ध्यान रहेगा सबको। वन रिवोल्यूशन म्हणजे घूम के वापस, हाँ ठीक है ना। अच्छा तुमने वैसे सोचा क्या? पर वो तुमने गलत सोचा, पर ठीक है, आगे ना आंसर। नहीं आगे ये ठीक नहीं है आंसर, क्योंकि तुमको ये, नहीं नहीं, इंटरेक्शन में, इंटरव्यू में तो तुमको पूछेंगे समझने को। और तुमने उधर बोला सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो मैंने फोर्स इंटू 0 कर दिया। सर बोलेंगे ठीक है बेटा, आपको अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, गलत है तो है। तो फोर्स हर बार अलग था। सोचना तू पहले, पहले देख, पहले फोर्स क्या लग रहा था, देख मान ले कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पहले फोर्स था -10 J क्या। फिर ऐसा टेढ़ा वाला फोर्स लग रहा है, उसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। फिर ऐसा लग रहा है उसके कंपोनेंट, फोर्स कांस्टेंट है क्या? फोर्स भी अलग अलग है ना। हर बार फोर्स, फोर्स उसके डायरेक्शन से फोर्स भी अलग अलग है। तो जब फोर्स अलग अलग है तो तुम फोर्स को एक ही रखना, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देख लेगा, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, चलो। तो ये था एक, तो इसका रिकॉर्डिंग पे है, वापस से तुम सुनना थोड़ा ध्यान से, 9th के नोट्स पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और संजय को कोई तो भी नोट्स दिलाओ, गेट दिस मैंने शील्ड। ठीक है कोई तो भी उसको 9वीं के नोट्स ला के दो, पढ़ेंगे रात भर बैठ के, वो सुधर जाएंगे, उसकी उधर से चल जाएंगे अभी। ठीक है। स्कूबा डाइवर इज h is equal to 10 मीटर
अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। बोले ठीक है वो, यहाँ पे संजा, टैलेंट टेक्स के बाद शिवना नदी, स्कूबा डाइविंग कर रहे थे डायरेक्ट 10 मीटर पुल से उड़ी मारी। अरे यार, कुछ भी बोला, ये दीदी आ जाती। आंसर की किधर है? हाउ लार्ज इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच ही कैन सी द स्काई approximately? Refractive index of water is 1.33 and refractive index of air is 1। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जिस वाटर में संजा है उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अब बहुत ध्यान से सुनना, बाहर से कोई लाइट, ये देखो ये बाहर पंछी उड़ रहा, पंछी संजा को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर कोई भी चीज अपने क्यों दिखती है? क्योंकि उस पर टकराने, उस पर गिरने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है और फिर हमारे आंखों में जाती है। लेकिन अब ये लाइट उधर तक तो आएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो जाएगी। बात समझ आ रही? संजय की छाती पे जाकर लगेंगे ढारकन दिशी, तो संजय को दिखेंगे कि नहीं? अपने को देखने का है, संजय को दिखेंगे कि नहीं? अब बहुत ध्यान से एक फोटो देखो, ये रही संजय की आंखें, क्योंकि इतने बड़े पुल से उड़ी मारने के बाद उसकी आंखें ही बची थी नीचे। ठीक है, ये रही संजय की आंखें। और तुम देखो, अगर इधर से कोई लाइट रे आया तो क्या वो ऐसे जाएगा? ए ऑप्शन। क्या वो ऐसे जाएगा? बी ऑप्शन। कि वो ऐसे जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन लगता है सबको, पक्की बात। बेंड इन वाटर होगा, बेंडिंग होगी उसकी, तो सी पे मिलने के बाद संजय की आंखों में घुसना चाहिए ना। तो भले ही वो पंछी उड़ उधर रहा था, और अगर सिर्फ हवा रहती, हवा, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर सिर्फ हवा रहती तो कोई, किसी की आंखें अगर यहाँ पर रहती थी, गार्डन में बैठ के कोई देखता था तो उसको पंछी ऐसे दिखाई देता था। लेकिन क्योंकि पानी में होता है, पानी में होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि पानी के अंदर होता है रिफ्रैक्शन, तो पंछी से आने वाली लाइट ऐसी बेंड हो जाएंगी। बात समझ आ रही तुमको? अब ये पंछी सन, ये ड्रोन था जो संजय के घर वालों ने उस पे नजर रखने के लिए रखा था। अब ये पंछी चाहे उड़ के किधर भी जाए, पर संजय उसको किधर से देख सकता, क्योंकि वो लाइट उसकी इधर आएंगी, और पंछी को लग रहा था कि संजय देख नहीं पाएगा। उसके घर वालों ने कैमरा तो लगाया था, ड्रोन तो लगाया था संजय का ध्यान रखने के लिए, और उनको फिजिक्स नहीं आता था। ठीक है, ये लाइट इधर आके रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? भले देखो, तो ये लाइट ऐसी रिफ्रैक्ट होंगी, इसके आग तक पहुंच जाएंगी। बात समझ आ रही तुमको? अब अपने को पूछ रहे हो क्या? हाउ लार्ज इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच ही कैन सी द स्काई अप्रोक्सीमेटली? पूरा आसमान देख सके संजय, पूरा आसमान। ठीक है, उसके लिए उसको पानी की कितनी सरफेस लगेगी सिर्फ ऊपर यहाँ पे? कितनी लाइट संजय तक पहुंचेंगी, संजय की आंखों तक? विचित्र प्रश्न है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना तुमको? अब एंगल फिंगल खेलते हैं अपन। ये 10 मीटर नीचे ही। अगर वहां से वो आसमान देखना चाहे, उसकी आंखें जिधर भी जाएगी, बाहर जाके इस दिशा में ना जाते हो, ये नॉर्मल है, तो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। साइन आई अपॉन साइन आर, एक तो वो भी घोड़ी ना। वो पक्का एक सर्कुलर एरिया बन रहा होगा, एक सर्कुलर एरिया, 100% बोल सकते हैं। क्योंकि लाइट तो सब जगह से आ रही होंगी, आसमान में पंछी चाहे किधर किधर भी उड़े, लाइट तो सब जगह से आ रही होंगी, और सारी की सारी लाइट बेंड होके संजय की आंखों में जाने को होना।
ठीक है। और एक एक लिमिट रहेगी, एक लिमिट, कि भाई अगर लाइट इधर गिर रही है ना, तो अगर रिफ्रैक्ट भी हो गई तो उसकी आंख कम नहीं जाएगी। ठीक है, एक लिमिट होगी, लिमिट। तो हाँ, ये उसकी आंखें हैं। और अपने पास में 10 मीटर की हाइट है मैक्सिमम। मैक्सिमम रेडियस गेन करने के लिए, मैक्सिमम रेडियस लाइट के द्वारा गेन करने के लिए। ओके ओके, थोड़ा और बन रहा। तो ये है अपने पास में, ये मैक्सिमम है अपने पास। और लाइट जो है कुछ इस प्रकार की रहेगी। अब देखो, ये इसको तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दो, इधर वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दो। तो ये कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 थी, 4/3 है, 4/3। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसके वैल्यू 4/3 रहेंगी। ये तो समझता है। मैं जस्ट मानने के लिए, क्या साइन आई की वैल्यू 4/5 और साइन आर की वैल्यू ऐसे ले लूँ 3/5? कौन से आई की वैल्यू 4/5 होती है? कौन से साइन की वैल्यू 4/5 लेते हैं? 53 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री। समझ रहा है ना? अच्छा देखो, अगर ये 37 है, ये दोनों 37 है, इधर एक पैरेलल लाइन निकालो। तो ये जेड बन रहा है क्या? जेड, सबको जेड दिखाई दे रहा है? दिखाई, जेड एन, एन दिख रहा है, एन। तो वो 37, तो ये भी 37, तो ये भी 37। पक्का? ये 74 हो गया। पक्का ना? और इस कोन की हाइट कितनी है? 10 है, 10। कोन की हाइट। अपने को ये सामने वाला बेस निकालने का है। हमारे पास एक एंगल और वो हाइट मालूम है, वहाँ तक जाने लिए थोड़ा, हाँ कर सकते हैं। अरे बहुत इजी है। नहीं इजी नहीं, हाँ हाँ इजी है, इजी। ये देखो, ये ट्रायंगल निकल रहा हूँ मैं इधर बाजू में, ग्रीन कलर में निकल रहा हूँ, ध्यान दो। ये 37, ये 53, सब जन ध्यान दो। ये 90। 37 के सामने नॉर्मली क्या रहता है? 3। और 53 के सामने नॉर्मल क्या रहता है? 4। तो अगर ऐसे ये वाला 37 है, देखो ये ग्रीन वाला फोटो में देखो, और उसको चिपके वाला 10 है, 37 को चिपके वाला 4 रहता है। अभी 37 को चिपके वाला 10 है। तो अगर 4 का हो गया 10, तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 का हो गया 10, तो 3 का क्या हो जाएगा? 30/4। 30/4। ये रेडियस हो गया क्या उस कोन का? समझ रहा क्या? उस कोन का एरिया निकाल सकते क्या अपन? पाई आर स्क्वायर, 30/4 इंटू 30/4। समझ रहा है ना? कि एकदम कुछ हो गया तुमको? ये छोटा छोटा करो ना, 15/2, 15/2, 22/7 इंटू 15/2 इंटू 15/2, 2 और 11, 7 1 जा 7 2 जा 14, म्हणजे 15, 11 2 जा 22, 22 15 जा 210 और 110 उसमें नहीं, 220 और उसमें 110, 330 लगभग ये आएगा क्या? अगर मैंने इज्जत से सॉल्व करा होता तो, मैंने अतिशय इज्जत से सॉल्व करा होता तो आंसर क्या आता था? नहीं ना, देखो 22/7 इंटू 15/2 इंटू 15/2। इसको 3.14 लेना है क्या? कुछ तो भी करो यार। 15 15, 225, 225 इंटू 22। ये 11 करो ना, चलो। 15 15, 225, 225 11 जा 2250 प्लस 225। और नीचे कितना बच रहा? 7 2 जा 14। अब तो करो 2475 अपॉन 14। तो ये नीचे का 14 है ना, 14, इसको 2 7 जा लिखो, 2 से काट डालो पहले, 2 से। 1 2 1 2 3। है ना? पक्का है, गोल क्या लगे? अच्छा खासा पहुंचे थे अपन ना। चलो वापस सोचते। स्कूबा, हाँ। तो मान लो ये इस प्रकार का एक सरफेस है वाटर का, और ये 10 मीटर अंदर है भाई। और क्या करें अभी? अब हवा में जा रहा है तो बेंड विल इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
क्रिटिकल एंगल भी तो नहीं बोल रहा। मैंने इधर नॉर्मल निकाला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आने वाली हवा का एंगल 53 डिग्री मान। फिर जो झुक गया ये वाला एंगल 37 डिग्री माना, ये भी एकदम परफेक्ट था भाई। इधर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्रेजी चल रहा था सब। फिर ये 37 था, तो मैंने इसको भी 37 माना, इसको 37 माना, और ये रेड कलर की साइड जो है ये 10 है। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो इट इज ऑब्वियस ना कि ये 53 ही होगा। हाँ हो, उसमें कोई विषय नहीं। और 53 के सामने 4 रहता है, 4 का 10 हो गया, मतलब इंटू ढाई, ढाई टाइम्स हो रहा है, तो 37 के टाइम सामने 3 रहता है, 3 का ढाई टाइम्स 7.5 होना चाहिए। तो उसका एरिया तो बस पाई आर स्क्वायर से आ जाना चाहिए, जो कि 3.14 इंटू 7.5 इंटू 7.5। इसको अपन ने थोड़ी देर पहले 22/7 इंटू 15/2 इंटू 15/2, इतना से लेने से क्या गलत हो रहा है? सब कुछ तो एकदम परफेक्ट। 15 15 225, 225 इंटू 20 करो पहले, 225 इंटू 20। हाँ, 225 इंटू 11, 2475 अपॉन 2 इंटू 7। तो अगर 2 से काट ही रहते अपन मान लो, तो ये 1237.5, और अभी अपॉन 7 तो कर ही लो एक बार। तो 1176.7, ऐसे कुछ तो जा रहा हो तो आंसर। और चलो कॉपी करके देखते क्वेश्चन। ओ, अरे साला एक ही कॉपी होता कैसे? 2 बार डाइवर, 10 मीटर अंडर वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, हाउ मच सरफेस एरिया, 4 शेता क्रेजी। क्रिटिकल एंगल यूज किया क्या? हाँ, ये वाला कैलकुलेशन मेरे अवगत के बाहर था, एकदम क्रेजी लेवल कैलकुलेशन था ये क्रिटिकल एंगल रहता क्या है? एक दो बार बीच बीच में मैं बड़बड़ कर रहा था ना कि उसको अगर पूरा आसमान देखना है, तो ये इधर से ऐसे लाइट रे आके कैसे झुकेगा? अगर उसको पूरा का पूरा आसमान देखना है, सारे, उसको सारे चांद सितारे तारे प्लेनेट ग्रह नक्षत्र सैटर्न यूरेनस मार्स नेपच्यून पूरा देखने का, तो होराइजन यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है, तो लाइट ऐसे आके कैसे झुकेगी? क्रिटिकल एंगल ये वाला, इसको ऐसे वाले एकदम एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उसके रिगार्डिंग इधर बड़बड़ चल रही है। ब्रेनली वाला नहीं करने देता मैं, ये चलना करो बहुत। तो फोटो तो भाई सच, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बस इस क्वेश्चन में उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही रखा 1.33, और बस 10 मीटर की जगह 15 सेंटीमीटर करके रखा है उसको। और वो बोल रहे द वाटर बिलो वाटर 3 नहीं कुछ, तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो अगर 10 का बस 15 हो जाता था, फिर भी बाहर से जो लाइट आ रही, उसके नॉर्मल 53 डिग्री पे मैं बनाता था मानने के लिए, और फिर जो वो अंदर झुक जा रही, ये झुकना 37 पे बनाता था, करने के लिए मैं 37 बनाता था। 37 4 15 हो गया,
ऐसा कुछ बोल, और इधर आलेगी चल रहा। 45/4 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? नहीं, पर इधर √7 आलेगी 4 आना। ये लिखो तो। ये है, द क्रिटिकल एंगल थीटा फॉर वाटर एयर इंटरफेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। एक एक मिनट रुको, थोड़ा सिंपलर वाला बताता हूँ। प्लस भी स्टेट बोर्ड साइंस में है, लाइट में होना चाहिए थोड़ा। क्रिटिकल एंगल वो पहला एंगल रहता है जिधर लाइट रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाती, जस्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाती लाइट। कुछ खाने का रखा होगा। हाँ, रैपर्स होंगे, कुछ तो होगा। मूंगे बिना काम के नहीं घुसते यार, मेरे इतना सामान किधर नहीं लगती, जिधर मैंने खाने का एक दाना डाला उधर लग जाते। हो गया। आ रहे क्या? कोई। एक मिनट हाँ। मेरे को ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर बता था तुमको। अभी क्या होता, पहले मैं समझा था, फिर तुम वो फोटो देखना, फिर तुमको समझ आ जाएगा पूरा। ये वो फिश टैंक है अपना, वो एक्वेरियम टैंक जिधर संजय है। ये पानी की सरफेस ब्लू कलर की। अब कोई भी लाइट का रे है ना, कोई भी लाइट का रे, वो ऐसे जाता, और जिधर उसको जाना एक्सपेक्टेड था वो हल्के मीडियम में चले गया, और ये नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा कि नॉर्मल से दूर? हल्के मीडियम में, हल्के मीडियम में दूर। ऐसे ऐसे वो रिफ्रैक्ट होता, रिफ्रैक्ट। फिर एक दूसरा लाइट का रे गया, उसको जाना इधर चाहिए था, आगे 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 आगे, लेकिन वो भी नॉर्मल से किधर रिफ्रैक्ट ये होता, दूर। फिर और एक लाइट का रे जाता, उसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन वो भी नॉर्मल से किधर रिफ्रैक्ट होता, दूर। तुमको दिख रहा है क्या वो कैसे अजीबोगरीब ढंग से झुक रहा है? 3 या 4 दोनों में से कोई एक भी करूंगा, सी या डी, तो राइट में पीछे कोई एक। ये वाला, ये ऐसे गया। समझ आ रहा है सब? अब एक टाइम ऐसे आता, एक टाइम, जस्ट एक टाइम, कि जैसे ही अगला एक लाइट का रे जाता ना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये लाइट का रे जाता ना, अब एक्सपेक्टेड था कि ये ग्रीन कलर में डॉट 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 आगे जाएगा, लेकिन ये ऐसे झुकता है कि डायरेक्ट वाटर के सरफेस पे चले जाता है। डायरेक्ट है वाटर के सरफेस पे चले जाता है, गुर्र गंदी सी। तो वो वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है ना, जो इस आने वाले लाइट के रे में और नॉर्मल में दिखता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा और झुका के अगर तुमने रिफ्लेक्टेड रे भेजा, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाता। अब ये वाला फोटो तुम वापस से देखो, नीचे बुक में निकाला हुआ। ध्यान दो सब जन, देखो। ये दूसरा फोटो है, और वो एक लाइट अंदर टॉर्च लगा के रखी है, पता क्या, पानी के अंदर एक टॉर्च लगा के रखी। तो लाइट रे ऐसे 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 आया, और जिधर उसको जाना चाहिए था उधर से अवे फ्रॉम नॉर्मल झुका, वो इधर गया। फिर लाइट रे ऐसे 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 गया, उसको इधर जाना चाहिए था येलो लाइन पे, लेकिन उधर नहीं जाके वो और नीचे झुका। फिर ये लाइट रे ऐसे 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 आया, बहुत झुके वाला था। देखिए उसको जाना चाहिए था इधर रेड वाली दिशा में, लेकिन थोड़ा नीचे झुके गया, कैसे गया, डायरेक्ट इस पे चल के गया। दिख रहा है ब्लैक कलर का एरो?
दिख रहा है क्या? डायरेक्ट वाटर की सरफेस पे गया। और ये वाला जो एंगल था, ये वाला, जब ये वाला रेड कलर का लाइट रे आया और नॉर्मल में, ये थीटा सी है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल, आईसी मतलब, ठीक है। और उसके बाद का और कोई भी बड़ा अगर होगा तो पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर लाइट। रिफ्रैक्ट नहीं होंगी पानी के अंदर, मिरर नहीं है यहाँ पे, मिरर नहीं रखे वाली यहाँ पे, कोई कांच नहीं रखे, पर लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर आ जाएगी। बात समझ आ रही है क्या? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब क्रिटिक अपने को इतना ही बोला है बस, क्रिटिकल एंगल के बारे में इतना ही बोला है। और एक कंडीशन दी है कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए तो उसके लिए आई जो है क्रिटिकल एंगल है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बरोबर रहना चाहिए। हमको ये नहीं बताया कि क्रिटिकल एंगल कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कुछ भी नहीं। अब अपन निकालते हैं, सब जन ध्यान से सुनना। एक छोटा सा दो केस लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना तुम लोग, तुमको खुद कुछ आ जाएगा। ये है वाटर की सरफेस, ध्यान दे रहे हो सब जन? ये लाइट कर रही है, ये ऐसे गया ठीक है, और इधर जाके ऐसे झुक के चले गया। जिस पॉइंट पे इसने टक्कर मारी, उस पॉइंट पे अगर हम पानी की सरफेस को, ब्लू ब्लू कलर के पानी की सरफेस को एक परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो उस परपेंडिकुलर का नाम क्या रहता है? नॉर्मल। और इस नॉर्मल में, इस ब्लू ब्लू कलर के नॉर्मल में, और हमारे एंग रे में जो एंगल था उसको हम इंसिडेंट का एंगल बोलते हैं। और फिर वो रिफ्रैक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड रे, उसमें और नॉर्मल में बाहर जो एंगल था उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे है ना? ये मान लो अंदर का 37 डिग्री है और बाहर का 53 डिग्री मान लो, तो आई की वैल्यू कितनी है हमारी? एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 है, और आर की रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? सॉरी सॉरी सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 37 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 53 डिग्री है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं किसी मीडियम का? जैसे उदाहरण के लिए इस मीडियम का जिसमें लाइट ने अभी प्रवेश किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं साइन आई बाय साइन आर। जहाँ पे आई होता है वो एंगल जो हमारे मीडियम में था, आई होता है वो एंगल, ये अपने वाली टीम में आया था ना, फिर एनिमेडोर के उधर चले गया, डोरेमोन का एनिमेडोर करके उस दुनिया में चले गया, दूसरी दुनिया में चले गया, मल्टीवर्स में, उधर जाके 53 पे झुका। उधर वाले एंगल को हम आर बोलते हैं, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उधर वाली दुनिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो साइन आई की वैल्यू रखी साइन 37 अपॉन साइन 53, कितना आ गया आंसर? 3/4, ठीक है ना, 0.75। हमारे मुकाबले उसका, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया में अगर हम कभी भी चलते घूमते फिरते हैं, तो हमारी ये जो एयर है, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो वो सामने वाली जो दुनिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 0.75। अब सब जन ध्यान दो, एक दूसरा इंसिडेंट रे हमने भेजा एनीवे डोर पे। अब दूसरा एनीवे डोर यहाँ पे था, अगर एनीवे डोर नहीं होता, एक ही दुनिया होती सारी की सारी, तो ये रे ऐसे क्या ऐसे चले जाता, टुक 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 टुक, बिना किसी को परेशान करे। लेकिन क्योंकि है, तो एक हमने नॉर्मल निकाला, और वो ना मीडियम हल्का था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.75 था। अगर हमारा बनता तो उसका 0.75 था। बात समझ आ रही है क्या? हमारे मुकाबले में कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव चीज रहती है, हम किसी के मुकाबले में बोलते हैं। तो हमारा अगर बनता तो उसका 0.75 था, हमसे हल्का था। हल्का था तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। और एक्चुअली हुआ ये कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल के चक्कर में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल के चक्कर में लाइट इतनी झुकी कि डायरेक्ट ऐसी ही झुक गई, ऐसी ही चली गई। अब तुम लाइट के रे को देखो, पूरा ब्लैक कलर में निकाला जा रहा है, तो ये लाइट का रे आया और ये लाइट का रे गया। वापस देखो, लाइट का रे आया और लाइट का रे गया। अब इस नॉर्मल में, इस ब्लैक ब्लैक कलर के नॉर्मल में और रे में अगर एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ तो नॉर्मल में और जाने वाले रे में कितना एंगल है? क्या वो 90 डिग्री का है? 90 डिग्री का। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अभी? थीटा है, थीटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर रहता है? साइन आई बाय साइन आर। आई कितना है? आई थीटा, और आर कितना है? 90। ये रिलेशन है, बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है? साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है? 1। 1 उधर चले गया, ठीक है, बात समझ आ रही है क्या तुमको? 1 उधर चले गया, तो बस ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एन, ये हमको क्या मिल जाएगा? थीटा। कौन सा वाला थीटा? पानी के अंदर से वाला थीटा, ठीक है। जबकि हम नॉर्मली क्वेश्चन करते टाइम हवा वाले को इंसिडेंस देते हैं और पानी वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देते हैं। बात समझ आ रही है ना सब बच्चों को? ठीक है क्या?
ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं थीटा सी। थीटा सी बोलते हैं इसको, थीटा सी। और ये है क्रिटिकल एंगल तुम्हारा। ठीक है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब, बोलने के लिए गाउटी भाषा में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहां पर कितना हो जाए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, डायरेक्ट नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। लाइट रे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, टकराई यहाँ पे नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में डायरेक्ट 90 का एंगल बन गया। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर चली गई, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कि क्रिटिकल एंगल का क्या फायदा है, जैसे लाइट इधर से वैसी गई, ऐसे जाके वैसी गई, तो ध्यान रहे, अगर लाइट, अगर लाइट वहां से चल के आती थी ना, उधर से चल के आती थी, तो ऐसे झुक के यहाँ तक आ जाती थी। तो अभी हमारा संजय नदी में था, अगर लाइट काले कलर में उधर चली गई, तो गुलाबी कलर में अगर उधर से आती थी और इस पॉइंट पे जस्ट होता था रिफ्रैक्शन, तो लाइट यहाँ तक आ जाती थी। ये हमारा संजय नदी में 10 मीटर अंदर शिवना नदी में, ये उसकी आंखें, समझ रहे हो तुम लोग। और हमको बोल के रखा है कि हमारा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33, और हवा का क्या है 1 है, ऐसा हमको बोल के रखे वाला है। और हमको बोले वाला है कि कितनी बड़ी सरफेस एरिया, संजा के आंखों के ऊपर से लेके तो वहां तक कितनी बड़ी रेडियस होगा, रेडियस, और फिर वो सर्कल पूरा दिख रहा है फोटो, दिख रहा है फोटो अच्छे से, पक्का। संजा की आंखों के ऊपर से ये ग्रीन ग्रीन कलर का कैपिटल आर रेडियस कितना बड़ा होगा, ठीक है। और फिर वो सर्कल का एरिया निकालने का है अपने को। बात समझ आ रही है ना सबको। अब अपन लेते बाहर का वन, इधर का 4/3, अपने को अपना वाला 4/3 दे करके रखा है ना, अपना वाला 4/3, तो साइन इनवर्स ऑफ 4/3 कितना होता है, थीटा सी निकालने का है ना अपने को, थीटा सी क्रिटिकल एंगल है ना, डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल। वो एन था ना, एन, एन क्या था, एन थोड़ी देर पहले एन, अरे वो एन तो बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था साला। तो ये तो क्या आएगा 4/3, सॉरी हाँ। तो साइन इनवर्स की वैल्यूज 4/3 आ रही, सॉरी थीटा, थीटा की वैल्यूज कितनी आ रही, साइन थीटा की वैल्यूज कितनी आ रही, 4/3 आ रही, साइन थीटा की वैल्यू 4/3। और थीटा कौन है इधर, थीटा कौन सा वाला रहेगा इधर, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद अपने में ना? अपन ने समझते समय अपने वाले को 1 माना था ना, और उसको उस वाले को 0.75। और ये क्वेश्चन में अपने को, इस क्वेश्चन में, वो संजय वाले क्वेश्चन में, स्विमिंग बोर्ड स्विमिंग डाइवर वो क्यूबा वाला क्वेश्चन में, स्कूबा डाइवर डाइवर वाले क्वेश्चन में अपने को अपन 1 नहीं 4/3 दिए गए और वो 1 दिया गया है। तो अपन खुद को 1 बनाते हैं ना, 4/3 को 1 कैसे बनाया जाए, 4/3 को किससे डिवाइड करूँ वो 1 बन जाए, 10 को किससे डिवाइड करूँ वो 1 बन जाए, 10 से, 5 को 5 से, 4/3 को 4/3 से, तो 1 को भी ऊपर 4/3 से, दोनों जगह करना पड़ेगा रिलेटिवनेस खत्म करने के लिए। तो हमने खुद को 1 बना लिया, और ऊपर हवा कितना बन गई, 1/4/3, 3/4, 3/4 म्हणजे 0.75 बन गई। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को, पक्का 0.75 बन गई। और अब अपने वो एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू, एन म्हणजे, एन किसका माना था हमने, हवा का, बाहर वाले का एन माना था ना हमने 0.75। तो एन की जगह पे 4/3 नहीं 3/4 लिखा जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा सी की वैल्यू आ रही है 3/4। बात समझ आती है क्या तुम बच्चों को, साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। थीटा सी, ये ट्रायंगल देखो काला काला वाला, ये काला काला वाला थीटा सी, ये साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है। साइन थीटा का मतलब क्या रहता है हिंदी में, मतलब सामने वाला कौन हाइपो, तो थीटा सी के सामने वाला 3 और हाइपो 4, तो ये वाली साइड कितनी होगी 16 - 9, √7 होंगी, √7। और अभी एक्चुअली √7 को कितना बना के रखा है इन लोगों ने, 10, इन्होंने 10 मीटर गहराई बोली थी, 10 मीटर की गहराई। तो अगर इन लोगों ने √7 को 10 बना के रखा था, तो सोचो ना अपने को कैपिटल आर ढूंढना है, कैपिटल आर वो 3 है ना, कैपिटल आर। तो अगर इन्होंने √7 को 10 बना के रखा, तो 3 को क्या बनाएंगे ये लोग, 30/√7 बनाएंगे। क्या है हमारा रेडियस 30/√7। बात समझ आ रही है क्या। और फिर हम लोग करेंगे पाई r², पाई r², 30/√7 इंटू 30/√7, तो ये 22 × 30 × 30 अपन 7 × 7, √7 7 हो जाएंगे ना। तो 22/7 इंटू 9/7, मुझे लगता है पॉइंट में कट कर देना चाहिए, 7 और 22 कट करेंगे 3.14 मिलेगा, और 7 और 900 को कट करेंगे तो 1,
फिर 2, फिर 8 पॉइंट कितना बचा 5, ऐसे मिलेगा। तो 3.14 इंटू 128 या 128 का थ्रीजा करना है, 128 थ्रीजा, 130 थ्रीजा 390 समथिंग, है ना। 130 थ्रीजा 128 म्हणजे 390 के सबसे पास में कौन सा आंसर था? 410। और मुझे लगता है कि जब वो एक्चुअली जब हम पूरा करेंगे तो 410 ही आएगा, 390 तो आएगा भी नहीं पूरा, अगर इज्जत से पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि हमने सारा का सारा पढ़ते समय हमारे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 माना, हमारी दुनिया को 1 माना, और जिस दुनिया में हम डोरेमोन के एनीवे डोर से कदम रखते थे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n माना। और फिर हमने फॉर्मूला उसके हिसाब से लिखा। ध्यान दे बाबू, अरे बाबू ध्यान दे, कि अगर हमारा वाला रे ऐसा जाए, ऐसे 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 जाए, और फिर ऐसे 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 चले जाए, देखो नीट एंड क्लीन लिख के बता रहा हूँ मैं तुमको अभी एकदम अच्छे से, कि हमारा वाला रे अगर ऐसे जाए और फिर ऐसा 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 जाए, और इधर हम नॉर्मल निकाले, तो नॉर्मल में और हमारे वाले में एंगल था थीटा सी, नॉर्मल में और उस वाले में एंगल था 90। तो फिर हमने साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या रखी? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे वाले के मुकाबले, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू आवर्स। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? अब तुम एक ऐसे भाषा में देख लो, टपोरी भाषा में, हमारे वाले में जो एंगल है ना थीटा सी, जब उसका साइन लेंगे तो सामने दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, और जब उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल 90 का साइन लेंगे तो हमारे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सामने रहेगा। ये टपोरी भाषा, समझ रहा है क्या? और अच्छे से टपोरी भाषा तुम्हारे दिमाग में बैठी कि नहीं ये चेक करने के लिए, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स रहा और हमारा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई रहा, हमारा वाला एंगल ए रहा और उनका वाला एंगल तो हमको मालूम ही है 90 है, तो मैं अभी क्या लिखूंगा? अगर मैंने साइन ए लिखा, हमारे वाले का एंगल का साइन लिखा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका वाला रहेगा। और मैंने अगर उनके वाले एंगल 90 का साइन लिखा तो हमारा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ये बात समझ आती है तुम्हारे टकले में? ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। अरे उठ रहे, साइन ए अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। कुछ नहीं, वो संजय उबाशी मार रहा था, उदासी से उबासी। देखो देखो अभी क्वेश्चन पे आ रहा है। क्वेश्चन में मेरे को एक बात बताओ, लाइक ऊपर हवा थी एयर, और नीचे स्कूबा डाइवर था। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था और हवा का 1 था। अब सब जन शांति से ध्यान देंगे, इधर देखो। अब अपने को ना संजय की आंखों को क्रिटिकल एंगल तक देखना है। क्यों? क्योंकि अगर उधर से मुझे दुनिया के इस कोने से मेरे को एक बात बता, देखो अगर अपन ये ये स्पीयर है, स्पीयर, ये एक स्पीयर है। होराइजन समझता है तुमको? होराइजन को हिंदी भाषा में बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज दुधड़िया को अपने दिमाग से निकलवा दे बच्चे, और अभी इधर ध्यान दो। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ। हम लोग अर्थ के इस पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ पे हमारी हाइट छोटी सी, हमारी आंखें इतना बड़ा सर्कल का एरिया कवर कर सकती है। उसके इधर अगर कोई जहाज रहे, इधर अर्थ पे अगर कोई जहाज रहे, वो हमको दिखती है क्या? नहीं। हमारी आंखें जितने दूर तक देख पाती है, उस दूर वाली बाउंड्री को बोला जाता है होराइजन, क्षितिज। बात समझ आ रहा है क्या? संजय अभी पानी में डूबे वाला है। ये देखो संजय, संजय की लाश पड़े वाली, संजय की आंख में फिर भी पानी से ऊपर देख रहा है। संजय आंख ढक के उड़ी नहीं मारा था, डायरेक्ट आंखें खोल के मारा। देखो, तो ये अगर इधर दूर से लाइट आ रही है, संजय येड चाळ नको करू बरं का तू. म्हणजे ऐसे येडचाळ नको करू. देख, बाद में PWN चढ़वी, अगर ये ऐसे लाइट ऐसे 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 आई और रिफ्रैक्ट होके संजय के आंखों तक आ गई, तो ये बोला जा सकता है ना कि दुनिया के अलग अलग कोनों से संजय के लिए श्रद्धांजलि आ रही है। देखो ना, दुनिया के अलग अलग कोनों से लाइट किधर से भी आए, रिफ्रैक्ट होके उसके आंखों तक पहुंच जाएंगे ना। ये पूरा सर्कल दिख पा रहा है क्या तुम्हें? पानी के सरफेस पे ऐसा सर्कल दिख पा रहा है क्या पूरा? क्योंकि सब जगह से लाइट आएंगी ना भैया, यही तो है। ये देखे देखे देखे, ये देख 3D में बता रहा, 3D में बता रहा।
3D में बात रहा, टेंशन मत ले भाई। इधर देखो, ठीक है, ये संजय की आंखें। अगर एक लाइट करे यहाँ तक चल के आए और ऐसे झुक के संजय के आंखों में चले गया, विश्वास नहीं होता ना? तुमको लगता है कि कोई लाइट रे पानी के सरफेस पे ऐसे टच मार के चल रहा है तो सीधा सीधा निकल जाएगा? और वो जरा सा एक एटम की, एक दो एटम के लेवल पे भी नीचे गया, डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्ट होके संजय के आंखों में जाएगा। ऐसा फेनोमेनन होता है। फिर देख बबलू, एक लाइट करे इधर से आया, रिफ्रेक्ट हो गया। एक लाइट करे इधर से आया, रिफ्रेक्ट हो गया। अब तुझे दिख रहा है क्या? दुनिया भर से आने वाले लाइट रेज ब्लैक होल जैसा खड्डा ही, ठीक है, ऐसा फनल जैसा खड्डा है। लाइट रेज उधर तक आएंगे, डायरेक्ट जाएंगे किधर से भी दुनिया में, कनाडा से आंधी गया, लासुर गाँव गया, रोटे गाँव गया। समझ रहे तेरे को? वो फनल एकदम ऐसे कौन है, कौन बैठे वाला वहां पे दिख रहा है क्या तुमको? जिसमें लाइट आके धपक गिर जा रही है अंदर। समझ रहा है क्या तुमको? ठीक है। हाँ भैया बोलो। नहीं वो इसमें समुंदर में था, वो समुंदर असं कसं काय? पण ते इथपर्यंतच आहे ना, इस एरिया में इतने से दुनिया में संजय को पूरी दुनिया दिखती है। म्हणजे यपा 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 यपा, जर ये कदा, अब तेरे को लग रहा होगा ये संजय, अब देखो तुमको ऐसे लग रहा होगा कि ये संजय की आंखें और ये ऐसा कुछ कोन बन रहा भैया बोल रहे, तो मुझे कोन को एक्सटेंड किया तो कोन में कोई भी पंछी उड़ रहा होगा वो संजय को दिख रहा। अरे नहीं, मैं बोल रहा कोन के बाहर भी अगर इधर पंछी उड़ रहा ना तो संजय को यहाँ पे दिख रहा हो, क्योंकि पंछी से टकराने वाली लाइट ऐसे आई और रिफ्रेक्ट होगी संजय के आंखों में। समझ रहा? यहाँ पे बीच पे संजय 10 मीटर नदी में, शिवना नदी में जाने के बाद में ऐसा ठीक आसमान की तरफ देख रहे हैं संजय, और दूर नदी के किनारे पे गणपति बप्पा का विसर्जन चल रहा है। संजय को गणपति बप्पा भी इतने ही सर्कल में दिखाई दे रहे हैं रिफ्रेक्शन की वजह से। बात समझ रहे तुम? उसके आंखों के सामने कितने से सर्कल में उसको सब दिखाई दे रहा है। जो दूर हो रहा है 10 किलोमीटर दूर, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ के दिख रहा है उसको। समझ रहा है क्या? जैसे रेनबो एक है ना, पिन होल कैमरा, सच्ची में देखा है पिन होल कैमरा? जिन्होंने देखा है बहुत भारी चीज रहती है। लाइक बस एक छोटा सा खड्डा, ये अगर ये पूरा कार्टून इंटैक्ट रहता, पूरा अंधेरा, ये इसमें पूरा ढक दिया मैंने इंटैक्ट, और इधर पेन से इसको छोटा सा टिचिक मार दिया ये कार्टून को मैंने, और इसको बस मैं बाहर रख दिया, तो बाहर की पूरी दुनिया इसके अंदर कैप्चर हो जाती। मैं तुमको एक बता देता विजुअलाइजेशन, फिर ये लिखा के देता मैं तुमको अच्छे से। देखो, इकडं लक्ष द्या रताळे हो। पिन होल कैमरा कैसे दिखाऊं मैं तुमको? ये देखो, ये पीछे गार्ड, ये देखो ये व्यक्ति हाई बोल रहे वाले आ गया। अरे यार ये पिन होल के अपने को भी देखना कैसे दिखता, कैसे वो देखो, ये देखो गौर है। बस वो एक छोटा सा बॉक्सा है, और ये छोटा सा बॉक्सा है ना पूरी दुनिया कैप्चर करके ला लेता है अंदर। देख, फास्ट में हुआ है। अब मेरे को दिखा तुम्हारे उधर ग्राफिक्स लो चल रही स्क्रीन पे। हाँ ये देख, ये फोटो देख, फोटो देख अरे ये देख, ऐसे बाहर की दुनिया में सच्ची में जो भी रहता एक खड्डे से पूरा अंदर आ जाता। उल्टा हो गया था बस, इन्वर्टेड रियल इमेज बनती हो इसलिए। ठीक है, म्हणजे अगर संजय यहाँ पे जाके खड़ा रहा तो यहाँ पे भी संजय दिखेगा, बस उल्टा रियल में दिखेगा। यहाँ पे संजय बैडमिंटन खेल रहा, इधर भी संजय के हाथ में छोटी सी बैट रही, पूरा दिखेगा। किसको दिखता हो? अब वो देखने के, अगर देखने के लिए अपने मुंड के बीच में डाल दी तो लाइट जाएगी क्या अंदर? नहीं, फिर सब कहाँ हो जाएंगे। फिर उसको देखने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, वो अपन करते मैकेनिज्म। हाँ इधर देखो अभी, तुमको ध्यान इतना रखने का है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एंगल। पहले सब बच्चे इधर ध्यान दे कि ये पानी की सरफेस है और अंदर कोई चीज पड़ी हुई है। ध्यान दो, बहुत इजी है भाई, 10वीं के सिलेबस में एकदम इजी। ध्यान दो, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे आया, पानी के लिए इंसिडेंट था। हवा जो कि एक रेयरर मीडियम है, उसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। फिर एक दूसरा रे आया, और ये रे ऐसा था, ये इतना झुके वाला था, इतना झुके वाला था
कि जब अपन इसको नॉर्मल से और ज्यादा नीचे झुकाने गए तो डायरेक्ट पानी के सरफेस पे ही चल पड़ा। तो इस रिफ्रैक्टेड रे में और नॉर्मल में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। समझ रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल जब बना तो यहाँ जो एंगल था उसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। पक्की बात। मान लो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और ऊपर वाले का है N2। तो जब हम साइन रखेंगे थीटा सी का, साइन लेंगे इस एंगल का, तो सामने रख रहेगा दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है। और जब हम साइन की वैल्यू लेंगे 90 की, तो सामने रखने का दूसरे नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रहेगा। अब साइन 90 कितना होता? बोलो। 1 = अभी रियल वाले केस में अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया था और इधर 4/3 दिया था, 1.33 अपने टैलेंट टेक्स वाले आज के क्वेश्चन में। तो मैं जब थीटा सी की बात कर रहा, थीटा सी की, तो मैं हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रखूंगा पहले, बरोबर ना? और नीचे क्या रखूंगा? 4/3 रखूंगा। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 3/4। और जैसे ही तुम बच्चों को अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक रेशो की वैल्यू मिलती है, साइन थीटा मिल गया 3/4, 3/5 नहीं जो 53 वाला होता है, वो 37 वाला, 3/5 नहीं 3/4। तो तुम बच्चों को ट्रायंगल ड्रॉ करते आता है, रिप 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 लगे हाइपोटेन्यूज वो तीसरी साइड ढूंढते आती है। तो अभी देखो ना, इधर थीटा सी एंगल अपने को इधर दिए वाला है डायरेक्ट, फोटो में देखो, फोटो में है ना पहले से थीटा सी, उसको ही नीचे एक्सटेंड करके 90 डिग्री का एंगल बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। बस साइन थीटा सी लिखो अभी। साइन थीटा, साइन का मतलब क्या रहता है? सामने वाला 3/हाइपो 4, ऐसे छुआ ना। समझा क्या? और जब ये 3/4 बना है, ये ऑरेंज कलर में बाद में चल रहा है, ऑरेंज कलर में लेटर हाफ है क्वेश्चन का, 3/4 बना है। तो अब क्वेश्चन आया कि भाई ये मिसिंग साइड कितनी है? ये तो तुम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस वो 3 का स्क्वायर, 16 - 9 √7 आएगा। अब देखो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया क्या? ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला √7 रहेगा। तो अपने को तो सच्ची में क्या बोले वाला है? अपने को क्या बोले वाला है कि सच्ची में वो कितना अंदर है? 10 मीटर अंदर है, बरोबर ना? और अब ध्यान से देखो, ये संजय की जो डेड बॉडी पड़े वाली है या लिविंग बॉडी पड़े वाली है, उसकी जो आंखें आंखें, उसके आंखों से ठीक ऊपर जाओ, तो दूर यहाँ तक जाने पर तुम्हें कैपिटल R मिल रहा है, रेडियस। ये वो कोनिकल रेडियस है। अगर लाइट इस दिशा से भी सीधी सीधी आई ना, इधर आई खड्डे में पड़ जाएगी, डायरेक्ट संजय के आंखों पे आ जाएगी। समझा क्या? लाइट इधर से भी आई, डायरेक्ट संजय के आंखों पे आ जाएगी। लाइट वाइजापुर से भी आई, डायरेक्ट संजय के आंखों पे पड़ जाएगी। लाइट एमपीएस से भी आई, डायरेक्ट संजय को आंखों पे पड़ जाएगी। लाइट स्वरूप नगर में दांडे खेलने पे डायरेक्ट संजय को आंखों पे पड़ जाएगी। समझ रहे तुम? ये कोनिकल है। अपने को इस ये बोला, अपने को बोल रहे हो इसका सरफेस एरिया ढूंढ के बताओ। वो सरफेस एरिया ढूंढ के बताओ जिससे संजय पूरी दुनिया देख सकता है। अपन किस बोल सकते हैं पूरी दुनिया देख सकता है? उसको साइड साइड का दिखेगा नहीं। कोई पंछी अगर ऊपर उड़ रहा तो उससे आने वाली लाइट तो रिफ्लेक्ट होके वैसे भी आनी चाहिए। कोई पंछी अगर एकदम नदी के तट पर बैठे वाला है, तो उससे जो लाइट ऐसे आ रही है ना, सीधा 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 कोन में आती है, वो रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट संजय की आंखों में, संजय को दिखेंगे। समझ रहा? कॉन्सेप्ट समझ रहा अच्छे से? क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहा ना सब बच्चों को? ठीक है, ध्यान दो सब जन। तो अब सब बच्चे इधर देखो। मेरे को ना संजय की आंखों से ठीक ऊपर जाके मुझे कैपिटल R ढूंढना बहुत जरूरी है। वो मेरा कोनिकल सर्कल का रेडियस है वो मेरा। ये R ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैसे ढूंढू? तो देखो ना, नीचे जो 3 है, 3 नीचे, ये रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल लाल लाल कलर का दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल है ना। तो नीचे वाली साइड 3 तो ऊपर वाली साइड 3 रहेंगी ना। सपने में नहीं, सिमिलरिटी में। क्योंकि सच्ची में तो ये वाली 10 दीच नहीं है तो √7 है, लेकिन सच्ची में तो कितनी दी वाली है? 10। अगर ये झूठी झूठी 3 है तो सच्ची में कितनी रहेंगी? अगर √7 का 10 बन गया तो 3 का क्या बन जाएगा? सिमिलरिटी से यूनिटरी मेथड से कर सकते हो ना। √7 का 10 बन गया तो 3 का क्या? तो 3 × 10 होगा मल्टीप्लाई, 3 × 10 = 30 अपॉन √7। 30 अपॉन √7 बनेगा ये। सबको समझ आ रहा है क्या? ये 30 अपॉन √7 बनेगा ना। और फिर 30 अपॉन √7 जो बनेगा, उतना ऊपर उसका रेडियस रहेगा 30 अपॉन √7। समझा ना? फिर अपन वो एरिया निकाल सकते हैं क्या? कैसे? πr² से 22/7 इंटू 30/√7 इंटू 30/√7। ऑनलाइन समझ आ रहा है क्या? अच्छे से समझ आ रहा है क्या? ठीक है।
√7 7 और ये भी 7। अब वो कटिंग कुटिंग करके इज्जत से अगर तुम करो भाई थोड़ा 1 मिनट का और टाइम देके, तो 410 आंसर आए। 410 सेंटीमीटर आता। 410 अप्रोक्स। त्यांनी कंसामध्ये क्वेश्चन होते अप्रोक्सिमेटली। तुमको ही लिखने का है या रिकॉर्डिंग से? रिकॉर्डिंग से ही ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे मुझे लगता है, और डबल बैठेगा तुम्हारे दिमाग। ठीक है, समझ आया ना पक्का? क्रिटिकल एंगल का पर रिवाइज कर लेना, 10 स्टेट बोर्ड में रहा है, पढ़ दिया। ये देखो ये बुंगड़ा बांगड़ा ऐसे गए तो वेबसाइट वेबसाइट कुछ मिल जाएगा। किधर देवे आप? 5 नंबर का 6th वाले पे आ रहे हैं अभी अपन, देखो। अगर तुमने साउंड थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तुम्हें पता होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला रहता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जो बच्चे म्यू नहीं लिखते उनके लिए अपन ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला रहता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तुमको वेवलेंथ दी है, और वेवलेंथ ऐसा यूनिट मीटर ही है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज ही है अपॉन सेकंड। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो तुम लोगों को क्या है, वेलोसिटीज निकालने के है ना। ये 512 इंटू 0.6, तो पहले टिक मार दो, है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? ऑनलाइन तो ये कितने बच्चों का बराबर था 6 नंबर का क्वेश्चन? म्हणजे तुम पढ़ाई कर रहे हो यार, चलो तुम मेहनत तो कर रहे हो, हैंड्स डाउन। अच्छा तू देख रहा था नहीं, जो जो कितने बच्चों को पेपर चालू होने से पहले फॉर्मूला पता, वेवलेंथ स्पीड इनटू फ्रीक्वेंसी। अच्छी बात है, म्हणजे तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं इतने से खुश हूँ। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, फिर तुम्हारे मार्क कुछ भी है, मैं इतने से खुश हूँ। अगर तुमको सिलेबस के सारे फॉर्मूले आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, तुम उसको अप्लाई नहीं कर पाने वाला बात है, ठीक है? म्हणजे तुम महंगे हो और तुम सीख जाओगे, पर तुम्हारा पार्ट निभा रहे हो अच्छे से, और कर सकते हो पर निभा रहे हो। अगर तुमको पता ही नहीं था, ठीक है, ऑनेस्टली तुमने अगर रिवाइज नहीं किया, तो तुम्हारे पार्ट पे अभी खोटे हो, अभी पूरे साबित सच्चे नहीं हो तुमको एग्जाम 4 दिन पे और तुमको अभी नहीं पता, तुम्हारे में अर्जेंसी रहनी चाहिए। घर पे जाके एनटीएससी साउंड 1 शॉट गप्पे गुप्पे दांडिया की तो टाइम नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास। अगला, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कोल माइन। कोल माइन किधर रहती है रॉकी भाई, मालूम है ना? लिफ्ट में जाके अंदर जाते रॉकी भाई, -10 फ्लोर पे, और फिर सी लेवल म्हणजे नॉर्मल लेवल, और टॉप ऑफ माउंटेन। देखो, ग्रेविटी की वैल्यू का चार्ट अपन ने पढ़े वाला है। मैक्सिमम रहती है सरफेस पे, सरफेस से अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी घटते जाती, और सरफेस से ऊपर आएंगे तो वो भी ग्रेविटी घटते जाती। तो मैक्सिमम किधर रहेगी? सी लेवल पर। और वेट की बात चल रही, वेट, वेट मास इंटू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास तो किधर भी लेके जाओ, धरती के अंदर, ऊपर और ऊपर, मास उतना ही रहेगा, लेकिन ग्रेविटी चेंज होती है ना। ग्रेविटी कम ज्यादा होने से वेट कम ज्यादा होगा। ग्रेविटी सबसे ज्यादा किधर है? धरती के सरफेस पे, म्हणजे सी लेवल पे, तो वेट ऑन सी लेवल भी W2 भी सबसे ज्यादा रहना चाहिए। इक्वल तो नहीं। और कोल माइन अंदर है, मतलब ग्रेविटी अंदर जाने के बाद भी कमी होती, और हवा में पहाड़ पे जाने के बाद भी कमी होती। तो W1 की वैल्यू और W3 की वैल्यू तो उससे कम ही रहनी चाहिए। ए ऑप्शन क्लियर? ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन किसका गलत हो गया? सच्ची में हंड्रेड करो अच्छे से, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला, ऑन अ प्लेनेट फार अवे। देखो, एक तो तुम लोगों को ना ग्रेविटी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। कोई भी प्लेनेट की अगर ग्रेविटी निकालनी, तो कैपिटल जी इंटू उस प्लेनेट का मास अपॉन उस प्लेनेट के रेडियस का स्क्वायर। और तुम्हें ध्यान रखने का है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अगर करा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व होकर 9.8 आती है। जो भी अर्थ के मास की वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg, और अर्थ का जो भी रेडियस है 6.4 × 10⁻6, है ना, उसका स्क्वायर वगैरह ये सब सॉल्व करके 9.8 मीटर पर सेकंड पर आता है। ध्यान रखना है, शायद ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैंने बस बता दिया। ऑन अ प्लेनेट फार अवे, सम स्टूडेंट ड्रॉप्ड एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड अ विंडो। ओके, खिड़की के बाहर बस छोड़ा है, एट हाइट 40 मीटर। वास्तु का क्वेश्चन है शायद ये, फ्री फॉल पर।
वास्तु। अच्छा वो ऑब्जेक्ट शुरू में किधर था, ऊपर था, तो एस की वैल्यू क्या लोगे तुम, -40। नीचे आने वाला है ना, नीचे पहुंच रहा है क्या, अब उधर रहो। हाइट लैंडेड आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यू की वैल्यू 0 थी। व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन दैट ऑब्जेक्ट ऑन डिस्टेंस प्लेनेट इज 55। पहले जी ढूंढना पड़ेगा अपने को, जी, फिर जी से मास आएगा, और मास यूनिवर्सली सेम रहता, तो जी मतलब ए ढूंढना पड़ेगा। आस्तु, आस्तु का इक्वेशन यूज करना है अपने को, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, यू टू खत्म हो गया, हाफ ए टी का स्क्वायर, -40 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए। एक्सेल पहले खुद से माइनस थोड़ी देते हो, सॉल्व करके आता है। -40/8, -5, उधर की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, -5, नीचे की दिशा में -5, समझ आ रहा है क्या। ग्रेविटी उधर 5 से खींचती है, तो अगर उधर किसी का वजन 55 होगा, फोर्स इज इक्वल टू म्हणजे वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, तो मास कितना हो गया, 11। तो मास तो सब जगह दुनिया में सेम रहता है, 11 किलो। तो ये थोड़ा आना चाहिए, फिर ये जेई मेंस लेवल जैसे क्वेश्चन सारे समझ रहा है, पक्का एप्लीकेशन। हाँ ठीक है ना। वजन भी तो फोर्स है, नीचे की दिशा में रहता है, वो भी -55। ठीक है, अगर एक की साइन रखनी तो सबकी रखनी पड़ेगी, जितने वेक्टर है सबकी रखनी पड़ेगी। ईशान, फोर्स, वजन भी तो फोर्स है, न्यूटन में गिनते हैं ना वजन को, वो भी तो वजन भी तो नीचे लगता है, तो वो भी -55 रहेंगे ना फिर रखते टाइम। बोलते टाइम तो ब्रैकेट में सब बोलते हैं टेक ग्रेविटिक वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर अपन जब फॉर्मूले में डालते तब अपने को डायरेक्शन का ध्यान रख के रखना पड़ता है ना, क्योंकि देते टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड देते, अपने को रखते टाइम उसका साइन वगैरह के साथ में रखना पड़ता सारा। तो वैसे अगर वजन उन्होंने सिर्फ 55 दिया, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं अपने को, अगर माइनस यहाँ पे रखने का है, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, बस। हाँ इधर देखो, इधर देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज एफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस इज ए, म्हणजे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी, मैग्नीट्यूड रहता है उसमें -v/u, है ना, मिरर के केस में। पहले एक रिलेशन लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u, और ये ए जो है, ए ये नमूना क्या है, डिस्टेंस, म्हणजे पॉजिटिव दिया होगा, तुमको समझ आया। और फिर तुमको ये समझा क्या, भैया ये देखो एक कॉनकेव मिरर है, एक एक ही मिनट दीजिए, एक ही मिनट। एक कॉनकेव मिरर है, उसका जो फोकस है, फोकस, उसके फोकस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस ए दिया है 10, है ना, तो रखते टाइम उसको माइनस की साइन लगानी पड़ती है ना, ये ऐसा रखना पड़ेगा ना उसको। और इसकी फोकल लेंथ, वो शायद ऐसी रखनी पड़ेगी। हाँ, कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव रहती है, निगेटिव तब रखनी पड़ती है जब ऐसे वैल्यू दी 10, 20, फिर उसको रखते टाइम माइनस में रख। फिर बहुत लगे बच्चों को क्वेश्चन आएगा, फिर आपने ए को क्यों माइनस में रखा, उसकी भी थोड़ी वैल्यू दी, अरे भाई ए उन्होंने शब्द यूज किया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस सिर्फ डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, उन्होंने बस बोला कि ऐसे फोटो में दिखा वाला 10 सेंटीमीटर, तो रखते टाइम तो तुमको -10 रखना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, इसीलिए। अब 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f प्लस 1/a। भैया भैया यू एक मिनट, एफ प्लस ए है, वो पोल से वो पोल से नहीं है मैं गलत पढ़ फोकस। रहा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, अरे सॉरी सॉरी, हाँ, वो ऑब्जेक्ट से सिर्फ फोकस तक की दूरी है, फिर फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस मेरे को वापस फोकल लेंथ डालना पड़ेगा उसमें, है ना। तो मैं, अरे भाई 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 भाई, तो मेरे को वो लिखते टाइम ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट ये हिरवे हिरवे पॉइंट से कितना दूर है, हिरवे पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये एफ है, तो ए प्लस एफ वैल्यू सिर्फ उसकी, और फिर ले जाके मैं चिपकाऊंगा उसको माइनस की साइन। क्या ये बात समझ आ रही क्या तुमको, पूरे को ब्रैकेट को माइनस की साइन लगाऊंगा, बात समझ आ रही क्या। साइन कन्वेंशन अच्छा रहना चाहिए, साइन कन्वेंशन चेक होता है हर बार क्वेश्चंस के द्वारा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस आपके फ्रैक्शन को उधर फेंकूंगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दो।
ऐसे होगा, क्रॉस क्रॉस स्माइली, ए प्लस एफ अपॉन ए टाइम्स ए प्लस एफ, ये तुम्हारी 1 बाय वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू कितनी है, ए टाइम्स ए प्लस एफ अपॉन ए प्लस 2 एफ। और हमको माइनस नहीं लगाना, फिर इधर मेरे को फोकल लेंथ को माइनस लगाना पड़ेगा, अगर मैं इधर लगा रहा तो, अब इधर मैं ऐड कर रहा तो। ठीक भाई, ये फोकस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस है ए, और ये इतना गैप है एफ, फोकल लेंथ। तो मैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो मैं बिना साइन के ही शांति से सॉल्व करता। 1/v, u कितना है, ए प्लस एफ इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ एफ, कृपया ध्यान दें। 1/v की वैल्यू हो गई 1/f माइनस 1/a प्लस एफ। अब क्रॉस क्रॉस स्माइली, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस एफ माइनस एफ, तो ए अपॉन ए टाइम ए अपॉन एफ टाइम्स ए प्लस एफ। तो इससे v की वैल्यू हो जाएगी एफ, एफ टाइम्स ए प्लस एफ अपॉन ए, ऐसे हो जाएगी। और अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है, वो रहता -v/u। तो माइनस रखा, v की वैल्यू रखी एफ टाइम्स ए प्लस एफ अपॉन ए अपॉन यू, यू की वैल्यू ए प्लस एफ, माइनस रखना चाहिए ना उसको, कि पहले भी नहीं लिया तो अभी भी नहीं लिया। रुक, कैसे करें, पूरा जोड़ाना पड़ेगा, एक एक बिट कर रहा हूँ वापस क्वेश्चन का। ये पोल है, ये फोकस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सिर्फ उसको एफ मान रहे हैं, और फोकस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसको ए मान रहे हैं। तो मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से कितना दूर है, ए प्लस एफ। तो मैं यू की वैल्यू ना इस क्वेश्चन में रखते टाइम, क्योंकि वो इस साइड में है ना ओरिजिन के, ये पोल म्हणजे 0,0 रहता है ना, और ऑब्जेक्ट उसके इस साइड में है ना, तो मैं लिखते टाइम यू की वैल्यू अभी ऐसे लेने वाला हूँ, -a+f फाइनल। अभी वी की वैल्यू तो जो आनी वो आएगी, और फोकल लेंथ की वैल्यू मैं -f लूंगा। तो 1/v प्लस 1/u, यू यही है ना, साइन के साथ रख दिया, इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब ये नमूनिया इधर जाएगा, तो उधर जाके ये नमूनिया पॉजिटिव रहेगा, a+f, और उधर का नमूनिया वो माइनस ही है। बात समझ आ रही, क्रॉस क्रॉस करो। 1/v की वैल्यू ऊपर क्या आ रहा, -a अपॉन एफ टाइम्स a+f। तो इसके कारण v की वैल्यू आ रही है f टाइम्स a+f अपॉन -a, v की वैल्यू आ गई। अब मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, वो है -v/u, माइनस का v, एफ टाइम्स a+f होल अपॉन -a। और u की वैल्यू नहीं, वो तो अब मेरे को वो माइनस में रखनी पड़ेगी ना मेरे को, -a+f, है ना, बाहर का माइनस माइनस कटेगा, फिर a+f कटेगा, और f अपॉन -a बचना चाहिए। तो फिर चलो आंसर का है गोल, नहीं वो इस पे, ओ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था तो बरोबर है ना। एक्चुअल अगर मैग्निफिकेशन पूछा होता और ऑप्शन में f/, और -f/a रहता था, सिर्फ मैग्निफिकेशन अगर पूछा था, तो फिर अपना वाला जो आया था ना f/a, वो आंसर था। तो उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा, वैल्यू बताओ, वैल्यू साइन मत बताओ। ऑनलाइन बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है क्या, मेरा आवाज आ रहा है क्या, 1 मिनट हाँ रुको, एक भैया। कॉल आ रहा है मेरे को।
आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? हाँ चलो। A man walks for some time t with velocity u due east. मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, कितनी थी उसकी वेलोसिटी? u कांस्टेंट थी। खुला बच्चा है वाले छोटे, यू रफ्तार थी उनकी, और टी टाइम तक भाई चल रहा था, टी टाइम तक। ठीक है, ये सॉरी सॉरी, नीचे जो है, नीचे वाली वैल्यू टी है। बात समझ आ रही है इन सबको? देन ही वॉक्स फॉर टाइम 3t विथ वेलोसिटी 2u। फिर अचानक से शिफ्ट हुआ, वो ऐसे ग्रेजुअली नहीं ऊपर लेके जाने का, डायरेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर से चल कर। फिर वो 3t टाइम के लिए, 3t टाइम के लिए कितने वेलोसिटी से चला? 2u नॉर्थ। अपने को एवरेज स्पीड ढूंढने की उसकी। ये तो कुछ करना इसने पड़ा, फिर अपने को लगता चाले की चीज है। नहीं नहीं, एवरेज स्पीड क्या रहती? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना, एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। पहले वाला एरिया कितना हो गया? यूटी। और बाद में वाला 3t इंटू 2u, 6ut अपॉन टोटल टाइम t प्लस 3t, 7ut अपॉन 4t, 7u/4। समझ रहा ना सबको? 11वां, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how would a body weigh half weight down to the center of earth if it weighed 250 न्यूटन on the earth surface? वो बोल रहा है, ऐ ऐ ऐ सुमड़े इधर ध्यान, मेरे को एक बात बताओ। y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, एम एक्स बस y इज इक्वल टू एम एक्स म्हणजे प्लस सी की वैल्यू जीरो है, सी वाई इंटरसेप्ट जीरो है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता। मैं एक लिख रहा हूँ, w इज इक्वल टू एम जी। किसी चीज का मास बदलता है क्या? g की वैल्यू बदलने से वेट बदलता है, x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू बदलती है। तो ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम रहती है सरफेस पे, उधर से अपन जा रहे हैं सेंटर की तरफ, और वो लीनियर वेरिएशन रहता है, लिखा के दिया है, लीनियर स्ट्रेट लाइन वेरिएशन रहता है। तो सरफेस पे 250 दे, सरफेस पे, तो आधा रास्ता अगर अंदर चले गए तो कितने हो जाएंगे? 125। डायरेक्ट टिक मार सकते, समझ रहा? या तो जी इन ब्रैकेट 1 - d/r, अगर तुमको ग्रेविटी एट डेप्थ ही निकालने की है, तो सरफेस पे की ग्रेविटी 10 इन ब्रैकेट 1 - कितना डिस्टेंस अंदर चले गए तुम? रेडियस का आधा, हाफ, r/2 अपॉन r, 1/2। तो 1 - 1/2, 1/2। तो ग्रेविटी 5 उधर, सरफेस पे अगर 10 थी, फिर तुम रिका में कुटाने करो कि तुमको वेट दिया था, वेट अपॉन ग्रेविटी करो सरफेस की, तो तुमको मास मिल गया 25 किलो। और मास तो मास ही रहेगा, और उसको वहां के अंदर वाले ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो तो वहां का 125 न्यूटन वेट मिले। नहीं तो तुम ये ध्यान रखो कि लीनियर वेरिएशन है, डायरेक्ट लीनियर वेरिएशन है। म्हणजे अगर मैं आधा अंदर आया तो वेट आधा, मैं 3/4 अंदर आया तो वेट 3/4, मैं 1/4 अंदर आया 1/4, मैं पूरा अंदर आ गया वेट जीरो। समझ रहा? ऐसे ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग से तुम लिख लोगे। तुमको पुणे वाले पेपर में ऐसा था क्या कुछ डायग्राम? ऐसा था? तुमको आया नहीं कुछ 60 डिग्री 50 डिग्री रूट से कुछ बोल रहे थे? चलो देखो, ओए फंसो पांगड़ो, इधर देखो, रिलेशन बिटवीन n1 n2 एंड n3 इफ बिहेवियर ऑफ लाइट रे इज एज शोन एंड इन द फिगर। देखो तो भाई, अरे क्या टाइम पास क्वेश्चन है ये। जिधर लाइट रे जा रहा था उधर ही जाते रहा, तो n1 और n2 सेम सेम है। कौन सा ऑप्शन बोलता है n1 n2 सेम सेम? हाँ, बहुत सारे ऑप्शन बोलते हैं। अब इधर देखो, अब उसको ऐसे सीधा सीधा इधर चले जाना चाहिए था उसको। अब अपन नॉर्मल निकालते, नॉर्मल, नॉर्मल म्हणजे क्या? नॉर्मल म्हणजे जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे 90 डिग्री। अब ये सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस पे एक पॉइंट पे हम 90 डिग्री कैसे निकालें? तो हमने उसको सेंटर से जोड़ देंगे, एग्जैक्टली रेडियस निकालते हैं, क्योंकि रेडियस सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है। तुमने देखा होगा, चाक देख लो, चाक ऐसा अंदर से स्पोक ऑफ व्हील्स, ये सब कैसे रहते हैं? 90 डिग्री पे रहते हैं, नहीं सारे के सारे। देखा है ना, रेडियस हमेशा सरफेस को, सर्कल की ही सरफेस को 90 डिग्री पे रहता है। तो ये यहाँ से मैंने रेडियस निकाला, ये मैंने टेंजेंट निकाला बच्चों, टेंजेंट। अब ये इधर था, ये अवे फ्रॉम टेंजेंट हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल म्हणजे बाहर वाला मीडियम हल्का होगा, n3 की वैल्यू कम होगी n1 और n2 से, जो कि इक्वल है। समझ रहा? इजी था।
गोल्या ते चिटिंग करून मार्क त्याला वाटतं गोल्या ऑल इंडिया रँकिंग हे झालं तरी गोल्या चिटिंग केली त्यांनी बंद 2-3 पेपर पासून फोन केलता म्हणून. If speed of sound in water is 5 times that in air and source produces a sound wave on the surface of sea to check its depth. Detector detects that sound travel back in 0.8 seconds, then the depth of samundar is. काय काय टाइमपास क्वेश्चन आहे. गौरव तुला इंग्लिश मुळे गेला हा क्वेश्चन. मला असं वाटतं तुला इंग्लिश मुळे गेला हा क्वेश्चन. हे पाय गावरे गावरे तू 1 सेकंड मध्ये 100 मीटर जायचा. तू एका पाण्यामध्ये तू एक सोनार सिग्नल होता. सोनार ते सोडतात ना सिग्नल होता सिग्नल. तुला एक जहाजीमधून उपकरण होतं त्याच्यातून सोडलं. 1-1 सेकंडमध्ये तू 100 मीटर जात होता. तू जाऊन वापस 8 सेकंडमध्ये आला. 8 सेकंडमध्ये जाऊन आला वापस 8 सेकंडमध्ये. तर त्याची गहराई किती असेल? 400. 1 सेकंड में तू 100 मीटर चल रहा था, तो 8 सेकंड में 800 चला होगा. जाने में 400, आने में 400. तो समुद्र की गहराई 400. तो इधर बोल रहे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? हवा में जितनी रहती एयर की उसके 5 टाइम्स. हवा में कितनी? 340. 340 का 5 टाइम्स 1700. 1700 मीटर पर सेकंड और वो 0.8 सेकंड में जाके वापस आ गई. तो सिर्फ जाने में कितना लगा उसको? 0.4 लगा सिर्फ जाने में. 0.4 सेकंड. तो समुद्र कितना गहरा होगा? समझा? सोनार वाला क्वेश्चन ध्यान रहेगा पक्का. डेप्थ ऑफ सी ध्यान रहेगा. ये क्वेश्चन नंबर 13 कितने जनों को बरोबर था तुम में से? यानी ठीक है पढ़ना पड़ेगा थोड़ा. नोट्स पढ़ो 9th के होमी बाबा के नोट्स निकाल के पढ़ो. तुम झूठा झूठा तो हाथ नहीं हुआ करते थे. बात क्या मालूम पड़े क्या है? कितना ध्यान रखना है. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम केयरफुली. ये कौन सी बीमारी रहती जिसमें लाइट अपना वो जो कैटरेक्ट वो जो लेंस रहता है वो लाइट को अच्छे से बेंड नहीं कर पाता? हाइपरमेट्रोपिया. पक्का. रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव फिगर. फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग. हाउ? इसकी वजह से तो फोकस पे जाके मिल रही फिर दूर. आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल. अगर वो थिक रहेगा तो फिर वो जल्दी बेंड करता है. और थिन आई बॉल रहेगा ठीक है स्मॉल आई बॉल रहेगा तो फिर वो उसको बेंड करने में भी टाइम लगता है. आई बॉल ये पूरा आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल. इस बीमारी के लिए आई बॉल छोटा हो जाता पूरता नहीं उसको रेटिना पे बनाने के लिए इमेज. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस. वो तो और फायदा देंगे सारा. फिर और झुकाने में टाइम लगेगा. पहले झुक रहे और फायदा दोगे तो कैसे झुकेगा सारा. ठीक है बच्चे पहले साड़ा मैम को सुनने रहे. अब स्कूल वालों ने अगर उनको बाहर खड़ा नहीं किया पेरेंट्स को फोने लगा तो बच्चे तो और नहीं सुनेंगे. ठीक है. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. यस 1 to 4.
थर्ड। 1 मिनट है बस। द टर्बाइन पिट, अरे भाई, अरे नायग्रा फॉल देखा तुमने? दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है यार, इधर तो जाना पड़ेगा। 50 मीटर खोले वो। हाँ, संजय उड़ी मारने गया था उधर से। यो क्रेजी। फिर घूमने जाने। अमेरिका में है साला, बहुत ही खूबसूरत जगह है अमेरिका में। कुछ अमेरिका से पूरे 5 मिनट रुको अगले दिन। आपको शाम में आओगे आप? भले ठीक है, वो चेक वाले लगे। एवरेज हॉर्स पावर डिलीवर्ड इज 5000, द एफिशिएंसी बीइंग 85%। ठीक है। अच्छा, एक हॉर्स पावर 746 वाट रहता, तो 5000 हॉर्स पावर निकलता है। और एक हॉर्स पावर रहता है 746 वैट पर हॉर्स हॉर्स पावर। एक हास्य पटेल से 746 वाट एनर्जी निकलती, और एफिशिएंसी 85% है। जितनी एनर्जी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो निकलेगी, उसकी 85% निकलती। रुषा इधर देव साहब, इधर 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 दे पूरा। वेरी गुड। अगले साल तेरे को चेकिंग करो घूमेंगे। अरे यार, मार्क तो मेरे को जाने दे। फिर अरे वो, अरे मौसी गंडगी। हाउ मच वाटर पासेस थ्रू द टर्बाइंस पर मिनट? पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या बता? वर्क अपॉन टाइम। और इधर हाइट इन्वॉल्व है, तो वर्क को क्या लिखोगे? असली मसाले सच सच। एम जी एच। पावर जितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके 85% ही पावर निकल रही है। तुम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे? 5000 हॉर्स पावर मिलेगी। इसको इसमें लाना पड़ेगा वॉट में, तो मल्टीप्लाई 746। और कितना मास पानी बह रहा है इतनी पावर बनाने के लिए? वो पूछा है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेने की, कितने हाइट से गिर रहा? 50। कितने टाइम में गिर रहा? पर मिनट। और वॉट का मतलब क्या रहता? अपॉन सेकंड रहता ना। इधर नीचे आप, इधर सेकंड है ना, सेकंड। और इधर टाइम, अपॉन में टाइम जो आने वाला है पर मिनट, है ना, 60 सेकंड। ऐसे हो रहा घोड़ सारा। मैंने कुछ तो गलत लिखी वैल्यू। अब इस सालो वो ऐसा है कि 1 सेकंड के अंदर 5000 हॉर्स पावर, यानी 5000 इंटू 746 वैट का 85% एनर्जी बन के निकल रही है 1 सेकंड के अंदर। तो फिर 60 सेकंड के अंदर कितनी बनेंगी? वो बनेगी 5000 इंटू 746 इंटू 85% इंटू 60। इतनी एनर्जी बनेगी 60 सेकंड में, है ना? समझ रहा है क्या? और ये एनर्जी रहेगी इक्वल mgh के। हाँ बरोबर, इसलिए करता है। एम की वैल्यू ढूंढनी है। 10 और 50 को नीचे फेंक दो। 10 और 50 500। 500 और 5000 कटा, कितना बचा उधर? 10। 10 इंटू 746 इंटू 85 इंटू 60 अपॉन 100। जीरो जीरो कट हो गए। 746 इंटू 85, इससे हमारी मास की वैल्यू आ जाएगी। 746 इंटू 85 करो ना वो। 700 इंटू 800 कर दो ना। 700 इंटू 800। मैंने इससे 46 कम किया, और इसको इससे 5 कम किया। दोनों को कम ही किया ना मैंने, तो थोड़ा बड़ा आंसर आना चाहिए फिर। बड़ा आंसर आना चाहिए, बड़ा आंसर। 700 इंटू 800 और 00030। इतना केजी। हाँ, इंटू 6 भी क्या? और फिर रुको ना, फिर 800 को उसके बराबर मिलाओ। 85 सिक्स करो। 85 का डबल 170 का ट्रिपल 510। 510 इंटू 746 कर रहे हैं ना, 510 को 500 कर लो, और 746 को 750 कर लो। 750 इंटू 500। 75 का टेबल जाओ, 5 तक।
यार यार ना 3.8 इंटू 10 की पावर 5 समझा क्या? ऑप्शन नहीं है। क्या आरोप लगाए जा रहे भाई साहब क्वेश्चन पे? 1 2 3 और 75 फाइजा कितना होता? पक्का? तो मैं इसको, अरे साइरा जो है ना ऑप्शन 3.8 इंटू 10 की पावर 5 क्या कर रहे तुम? ऑप्शन सीधी वाला है, फिर सी होगा आंसर। अरे क्या कर रहे हैं? नीचे वो हर्षवर्धन को मैं इतना मारूंगा, आसमान सिंह बैग बने चिमटे लूंगा उसके गाल पे मैं अब। बहुत दिमाग डाल रहे देखना। मेरे सामने इतना शांत रहता एकदम। एक अब ब्याह देखो उसको बोले। मैं उसके जैसे था बचपन, दादागिरी करते रहते थे। और इतना गुब्बू नहीं था, इतना नहीं था। द टर्बाइन पिट्स एट नायग्रा फॉल आर 50 मीटर डीप। ये धबधबा है। ये धबधबे का पानी पड़ता टरबाइन के ऊपर, टरबाइन के पंखे हिलते, एनर्जी बनती है। आवाज नको है। एवरेज हॉर्स पावर डिलीवर्ड इज 5000, एफिशिएंसी बीइंग 85%। इसको जितना मिल रहा था ना, इसको जितनी एनर्जी मिल रही थी ना, उसका 85% कन्वर्ट करता है ये, और 5000 हॉर्स पावर म्हणजे 5000 इंटू 746 वॉट की एनर्जी निकालता है। बात समझ आ रही है कि पावर देता है 5000 इंटू 746 जूल्स पर सेकेंड, इतने 1 सेकंड में इतनी पावर देता है ये। इसको जितनी एनर्जी मिल रही थी उसके मुकाबले, इसको एनर्जी किससे मिल रही थी? कि इसकी एनर्जी इस पे आके काइनेटिक एनर्जी बन रही थी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी। एम मास का पानी, जी ग्रेविटी से, और एच हाइट 50 मीटर की हाइट से उड़ी मार रहा था इसके ऊपर। इतनी ये पानी पे यहाँ पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते पोटेंशियल कम होती है और काइनेटिक में बदलनी चालू होती है, धड़कन दिशा इस पे टकराएगी, पूरी काइनेटिक दे रही थी इसको। समझ रहे हैं तुमको? और जितनी एनर्जी पानी के पास थी ना, ये m × 10 × 50, इसका 85% टरबाइन की ये वाली एनर्जी बना पा रहा था। बात समझ आ रही तुमको? समझ आ रही कि पक्का तुमको बात? आप ही बच्चे शांति से होते हो। उन पे वो नहीं कर सकते। उनको उनको ऐसे बोलो बोलो पिकनिक 1 साल से वो बोल रहा है अच्छा, पिछले पिछले शनिवार को एक पेरेंट्स आयुष राउत मालूम है तुमको? राउत कंपनी लक्ष्मी नारायण लॉन्स, उधर आयुष राउत। उसको हमने बोला था पिछले शनिवार को 27 तारीख को हम सिद्धार्थ गार्डन लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ गार्डन इस बंद है 4 महीने से। तो वो उसके उनको उस दिन शादी को जाने का था। मैंने बोल के रखा था कि अब तुम शाने शाने रहना, आज कल तुम, अभी आज तुम अगर शाने शाने रहे फिर तुम लेके जाएंगे क्या? और मैं तब बोल के आ गया ऊपर क्लास लेके। अगले दिन उसके मम्मी को सुबह 9 बजे फोन आया कि वो इतना रो रहा है, शादी कुछ नहीं आ रहा, उसको समझाओ कि आज पिकनिक नहीं है। फिर आंटी ने समझाया, वो आंटी को बोल रहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, हमको भैया ने बोला था तुम मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। फिर मेरे पास फोन ला के दिया। फिर मैं उसको समझाया नहीं है। फिर मैं राजा बाबू एकदम नामचे बच्चे नीचे बैठ। तो देखो देखो जो भी, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अरे वो इधर देखो। ऐसा घोड़े कुछ कि ऊपर से पानी इस पे इतनी एनर्जी देगा ना, इतनी, इस एनर्जी का 85% ही पहुंचेगा हम लोगों तक, इंसानों तक बिजली बन के। ये टरबाइन जो है 15% खा जाता। तो जितनी एनर्जी इस टरबाइन को मिल रही है उसका 85% निकाल रहा, तो फिर वो इतनी नीचे वाली ये वाली एनर्जी रहेगी। बात समझ आ रही तुमको सबको? अपने को पूछा है कितना वाटर पास होता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। ये सब कुछ 1 सेकंड में पास होता। आवाज नको करो ना, वो टक टूक शांत रहो भाई प्लीज। मास केजी में है, और ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और 50 वापस मीटर में है। और उसमें बस 85 है, 100% मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट लेस परसेंटेज। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ इंटू मीटर। ये न्यूटन इंटू मीटर म्हणजे जूल ही है ना वो, जूल का ये हो रहा है।
60 सेकंड में कितनी बनेगी? ये 1 मिनट में बनने वाली है ना। देखो 1 सेकंड में, ध्यान से सुनो, 1 सेकंड में m मास का पानी गिरता, 10 ग्रेविटी से, 10 की ग्रेविटी उसको खींचती, 50 मीटर के हाइट से गिरता, और mgh एनर्जी धड़कन जाके टरबाइन पे टकराती है, जिसका 85% करा, तो इतनी एनर्जी 1 सेकंड में बनती है। तो अगर 1 सेकंड में इतनी एनर्जी हम इंसानों को मिलती है, तो 60 सेकंड में कितनी बनेगी? इंटू 60 इतनी बनेगी। तो इंटू 60 करने के लिए बस मास की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, ज्यादा पानी पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो हमारा इक्वेशन सिर्फ इतना रहेगा, n × 10 × 50 × 85/100 इज इक्वल टू 5000 इंटू 746 ये रहेगा इक्वेशन। इसमें m की वैल्यू लानी, 0 0 कट, 0 0 कट, m की वैल्यू हो गई 5000 इंटू 746 इंटू 60 अपॉन 85 इंटू 5, 5 और 5000, 1000। अब 85 को किससे काटो? बस 1000 से मत काटो। 85 को पहले 60 से काट दो, 12 और 17, 17 74 से कटता क्या? 68, और बाद में कितना बच रहा उधर? तो 66 कटता ना। 44 जा 66 म्हणजे 68 राहता, और 12 44 जा, 12 4 जा, 12 4 जा 5, 12 12 44 जा 528 इंटू 10⁻³ 000 दिख रहा की 528,000 म्हणजे 5.28 इंटू 10⁵ क्लोजेस्ट ऑप्शन ये। ये वाला समझा क्या तुमको? मैं तुमको एक चीज भेजता हूँ, इधर देखो, ये नाइस जो है, ये नाइट्रोजन है, ये आयोडीन है, और ये सीरियम है। सीरियम खत्म। आवाज नहीं, शांत शांत शांत। अभी अगर तुम ऑब्जर्व करो Mn को और Mn को, तो वो एक ही कंपाउंड में आते हैं, और K इसी कंपाउंड में आता है और इसी कंपाउंड में आता है। तो इधर जितना K उधर उतना K रहना चाहिए, म्हणजे KMnO4 का जो कोएफिशिएंट रहना चाहिए, सेकंड कोएफिशिएंट, वही चौथा और पांचवा कोएफिशिएंट वही रहना चाहिए। अगला, इधर क्लोरीन जो है थर्ड कोएफिशिएंट और फिफ्थ कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। ओ शिट, तुमने रख के देखे थे क्या? वेरी गुड, थर्ड। ऐसे बैंगन है तो रखते भी नहीं अच्छे से। फोर्थ है क्या पक्का? थर्ड रखने से हाइड्रोजन इम्बैलेंस था क्या? पढ़ना पड़ता हाइड्रोजन। अच्छा, वो हाइड्रोजन करते गए तो सब हो जाता। दिया क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी में 17 है, बोले तो क्लोरीन होगा। इसमें 11 है, ये सोडियम होगा। इसमें 17 है, वापस क्लोरीन होगा। इसमें 9 है, ये फ्लोरीन होगा। उसमें 18 न्यूट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, 17 और 18 एडिशन 35, क्लोरीन 35, 17 और 20 37 क्लोरीन 37। तो आइडेंटिफायर कैटायन, कैटायन तो Na का है म्हणजे क्यू का, फिर एनायन म्हणजे एस का, और फिर पेयर ऑफ आइसोटोप P&R, QSPR, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन समझा? क्षितिजा जी तुमको आया था, ये समझा क्या? नहीं समझा तो पूछा करो, प्लीज पूछा करो। तुमको समझा? ठीक है, आगे बढ़ रहा। ये स्टेरिफिकेशन है क्या? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल। आवाज ना, कोई इधर देखो। इफ 10 मोल ऑफ विनेगर कंटेनिंग एसिटिक एसिड CH3COH react with 20 mole of calcium carbonate, then how many mole of blah 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 is produced? ये बैलेंस रिएक्शन तुमको दिया वाला है। देखो इसमें जो है, एक CaCO3 लगता दो एसिटिक एसिड के साथ में, तब जाके एक
फुग्गा बनता। तो अपने को पूछ रहे कितने फुग्गे बनेंगे अगर हमारे पास में 10 मोल एसिटिक एसिड रहा और 20 मोल ये रहा। मेरे को बात बताओ, ये एक है तो ये दो लगता, तो ये 20 है तो कितना लगेगा? 40। तो ये कम कौन है? एसिटिक एसिड कम है, बरोबर ना? अब देखो, हाँ वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये दो जो है, दो एसिटिक एसिड एक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो 10 5 के साथ करेंगे। और ये एक रहा तो एक बना था, तो ये 5 रहा तो 5 मोल बनेगा, 5 मोल ऑफ। अगर तुमने वो करा होता मूल कॉन्सेप्ट का एक न्यूमेरिकल जैसा उस स्टोइकोमेट्री का वीडियो शाम में जो डाला था जेई मेंस समथिंग, वो हो गया होता है खत्म। तुमने जो नहीं करे वाले है ना इस हफ्ते के होमवर्क वो कर लेना टैलेंट टेक्स्ट के पहले, तुम पछताओगे पेपर के बाद। छोटे मोटे आधे आधे घंटे के 40 मिनट के 20 मिनट के वीडियो भेज के रखे सिंगल सिंगल एसआरजी के ग्रुप पे, कर लियो। और स्कूल बैच वाला ग्रुप भी देख लेना, पिछले 10 दिन में कुछ भेजा है। करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन फेरस सल्फेट। फेरस म्हणजे छोटा वाला +2 FeSO4 विथ एल्यूमिनियम, ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है तो Al2SO4 थ्राइस बनेगा और Fe बाजू में हो जाएगा। Fe का कलर क्या रहता है? ABCDEFG, एफ FeSO4 ग्रीन रहता, ग्रीन। तो बाद में जब Al2SO4 थ्राइस हो जा रहा तो ग्रीन कलर रेडिश फेड आवे और ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएंगे, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन सॉलिड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम ऑफ SO2, गलत, SO2 का एक निकले। रेडिश ब्राउन कंपाउंड एल्यूमिनियम सल्फेट, रॉन्ग, एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड थोड़ी सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। रेडिश ब्राउन सॉलिड एंड डिवोल्यूशन ऑफ SO2 into 2 गैस, गलत। कलरलेस सॉल्यूशन एंड ब्लैक रेसिड्यू ऑफ एलिमेंट, हो इसको रेडिश ब्राउन ब्लैक बोल देंगे। ठीक है, इसका रेसिड्यू मिलेगा अपने को और कलरलेस सॉल्यूशन, ग्रीन सॉल्यूशन का कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ वाला आंसर है, समझ आया? बरोबर ना? कंपाउंड रेडिश ब्राउन बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट ये कलरलेस रहता भैया। कंसिडर द फॉलोइंग फोर इक्वेशन, वाटर हैज एन एसिड कैरेक्टर इन द इक्वेशन। एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में जाने के बाद में H+ रिलीज करता है, H+ रिलीज करता। पहला वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को देख लो। पानी शांति से H2 था, पानी में जाने के बाद HS- ने अपना H+ रिलीज कर दिया और सल्फर -2 अलग हो गया। ये H+ रोते 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 पानी के पास आया, पानी मेरे को बचा, वो गुंडा मेरे पीछे पड़े वाला है। पानी बोला कोई बात नहीं बच्चे, तू मेरे घर में सुरक्षित, H3O+। तो पानी ने हाइड्रोजन छोड़ा कि एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो एसिड हुआ बेस। बेस हो गया ना। एसिड तो वो है जो पानी में जाने जो H+ रिलीज करे। तो पहले वाले में पानी क्या कर रहा? पहले वाले में बेसिक कैरेक्टर। इसका आंसर ये है क्या? क्योंकि 1 1 1 1 सब जगह आ रहा ना। बाकी के देखने तो देख लो, H2O है, H3O+ बना नहीं, उलट HS- था, पानी ने खुद का हाइड्रोजन निकाल के उसको खिलाया। हाँ बेटा बच्चों, मैं मारूं बुक का, समझ रहा क्या? इधर H2O ने H निकाल के HNO3 को दिया, H2O ने H निकाल के H2CO3 को दिया, HCO3 को दिया तो H2CO3 बना। बस दिख रहा ना, जिधर वो हाइड्रोजन निकाल के दे रहा उधर वो एसिड है, और जिधर वो खुद ही दूसरे हाइड्रोजन को शरण दे रहा, मुल्लों को शरण देने की नहीं, उधर वो बेस। समझ रहा क्या? पक्का? तो इसका आंसर 2 3 4 है। ये कितने जनों का सही हुआ था? वेरी गुड, हैंड ऑफ। तो आलस कर भाई। P is produced by the action of chlorine on dry slate line। ये ब्लीचिंग पाउडर P, CaOCl2 और CaOCl2 दो बचे। Q is नॉन करोजिव बेस, ये पहला वाला NaSCO3। समझ गया? वो सारा लर्न प्रॉपर्टीज, क्योंकि जैसे वो बच्चों को मैं मारते रहता 9वीं वालों को, उसको उनको यही सेम मारते टाइम ये मिला है। तुमको भी हानू के एक दिन, कल कल मैं लर्निंग लूंगा। तो आओ ना कौन बेटा, तेरे को टैलेंट टेक्स का सेंटर पे एग्जाम होते ही उधर ही हाँ मेगा क्लास के बाद में 2 घंटे का टाइम दूंगा मैं, और केमिस्ट्री के लिए ओरल लेता मैं तुम्हारी। इतना बजा था भैया, हाथ ही लाल कर दो तुम्हारे। गौर, आज सब्जेक्टिव पेपर नको है ना, आज ओरल बुक भाई। रिप रिप बत्ती
बायाची ओरल आणि पार्थिव छाड्या लिहून ठेव. पार्थिव उद्या येणार आहे ना. पार्थिवच किती बाकी 10-15 बाकी असतो. मला आठवत नाही मी आज काही करून घेऊ राहिला. इधर देखो अभी ब्लू इन कलर वाटर ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये तो CuSO4 है, आई वाला. ए वाला प्लस HCl रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये ए वाला एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा. और ऐसा तो एक ही नमूना है जिंक एम्फोटेरिक वाले मेटल, जो देखो जिंक प्लस HCl हाइड्रोजन गैस, वो रिएक्टिविटी है ना. और इधर बी बन रहा ना, हाँ तो Al ले लो ना सालो, एल्यूमिनियम है ऑप्शन है. वो भी ऑप्शन नहीं, कुछ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक है. अरे तो जिंक और एल्यूमिनियम है सालो. हाँ चलती है बीजेपी, और वो सॉल्ट बनेगी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी. ये किधर है, इधर देखो. अगर ए वाला जिंक रहा तो बी वाला Na2ZnO2 रहेगा 100% कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उसकी. सी वाला क्या बोल रही है, सी वाला अगर NaOH रहा तो NaOH इससे भी रिलीज करता है, इससे भी रिएक्शन करता बरोबर. NaOH अगर इसके साथ रिएक्शन करा तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन. हाँ NaCl बनेगा ना, तो सी तो NaOH ही है. और इसके साथ अगर करा तो CH3CONa. Product consist of acetate ion and a cation of element G, which is principal cation of a extracellular fluid. Extracellular fluid कौन सा रहता, इलेक्ट्रोलाइट Na+Cl- नमक ही चलता. अब बरोबर है, सी व NaOH आएंगा, ये आएंगा, ये आएंगा. और F क्या है, F की तरह प्लस E एंड F आर बाय प्रोडक्ट्स. नहीं ना यार, हट साला, कितना भारी हो रहा था पहले, कट हो गया. दूसरा देखते हैं. अगर ये पहला वाला एल्यूमिनियम रहा तो ये NaOH रहेगा बरोबर. और ये जी वाला क्या बोल रही, जी में के रहेगा. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में Na+ और K+ रहते हैं कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट. ई किधर है, H2O. हाँ बनता ना, क्यों नहीं बनता भैया, E एंड F आर बाय प्रोडक्ट, ई बनता ना भैया. ये तो हो सकता है. फिर ये जी पे कुछ तो घोड़े गाड़े, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बायोलॉजी का एक डाल दिया ना सालों में. मान लो चौथा वाला, तीसरा वाला देख लो, 3 SN. तो इधर SnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज. और इधर SN है, आय वाला तो बरोबर है. केमिस्ट्री आता सुंबो स्ट्रीम, कल ओरल में देखता, आज तक नहीं आता. Na2CO3 प्लस HCl, NaCl बनेगा ब्राइन बरोबर. और CO2 और H2O दो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे. हाँ Na2CO3 से रहना चाहिए. और डी क्या है, डी किधर है, डी बनता है, खाओ क्या डी बनता है, NaCl बनता है. Na2CO3 के साथ HCl तो NaCl बनता है, ये गलत. लास्ट वाला सही. फिर ये बरोबर है, ये बरोबर, ये बरोबर, ये बरोबर. दूसरा देखा भैया, चूंकि ये इधर ईज बनेगा सिर्फ, एफ बनेगा नहीं, की जब ई और एफ दो बाय प्रोडक्ट बोले वाले अपने को. देख ले हे पाय, जर का तू सी ची जागेवर NaOH घेतलं तर NaOH आणि HCl काय काय होणार, दोनच होणार ना. NaCl प्लस H2O. NaCl तर डी झालं, डी इज ब्राईन. आणि डी आणि एफ दोन दोन होते ना, पण एकच निघाले नाही, म्हणून गलत. NaOH नाही होत म्हणून, समजलं का, म्हणून NaOH नाही होत तर मग H2O नाही होत. समजू राहिलं का, जाऊन दे. तो लय आठवणी राहिले आज ट्रेनची रे. पार देतो छोट्या रूम मध्ये, इथं अभ्यास करत पैशाच. मग काय करतो, तुझ्या भावाला घ्यायला जातो तिथे 10 मिनिटं 10 मिनिटं करत, मग पाऊस येऊन जातो. मग कशाला तू गेलास, कशाला होता, तुझ्या घरचे नाही जाऊ शकत. मग घरचे घरी घरी नाही तर घरचे कसे झाले ते. When a sample of copper containing iron as impurity is purified by electrolysis, the appropriate electrodes are.
अपने को प्योर कॉपर डिपॉजिटेड चाहिए और आयरन जो है सॉल्यूशन में चले जाना चाहिए। आयरन नीचे डिपॉजिट हो जाना चाहिए और कॉपर अपने को इलेक्ट्रोड पे चाहिए। कॉपर पॉजिटिव रहेगा, उसको आकर्षित, कैटायन को आकर्षित करने वाला कैथोड। और कैथोड खुद कॉपर का बना होना चाहिए, तब वो अपने बंधु कॉपरों को सोल्यूशन से निकाल पाएंगे बाहर। तो कैथोड खुद प्योर कॉपर का बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, बस खत्म। ये वाला तुमको अच्छे से समझ आता क्या? अच्छे से समझ आता तुमको? When a metal carbonate X is heated strongly, it decomposes into metal oxide Y and a gas Z. Metal oxide Y is major constituent of cement. CaO है ये तो, और ये CO3 लग रहा और ये CO2 लग रहा। हाँ ना, तो CaO सीमेंट, सीमेंट बनाने में चूना नहीं ना, CaO, CO3 चूना है, CaO बिल्कुल अलग है। तीन एलिमेंट है, इट इज लार्जेस्ट अमंग थ्री एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 2। सबसे बड़ा कौन है? इट इज लार्जेस्ट अमंग द थ्री एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 2। 2 वैलेंसी तो बेटा मांगेगा, सुनकर बाप राजी रहते संज्ञा। बेरियम राजी। इट हैज वन मोर न्यूट्रॉन देन दैट ऑफ वन। इट हैज टू शेल एंड फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दो ही शेल है और चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2,4 कार्बन है। तीसरा वाला तो कार्बन है भैया, तो इसमें से होगा, ये तो कट। इट इज लार्जेस्ट अमंग थ्री एलिमेंट विथ वैलेंसी 2। अच्छा अच्छा, इन तीनों में वो सबसे बड़ा है क्या, जिसकी वैलेंसी 2 है? तो 2 वाली वैलेंसी तो पहला वाला कट, क्योंकि बोरॉन 3 है ना। अभी अपने पास बचा वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में तो हो, बेरिलियम सबसे बड़ा है। और फिर अगला वाले क्या बोल रहे हैं, इट हैज वन मोर न्यूट्रॉन देन दैट ऑफ वन। बोरॉन में एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। इसमें 7, इसका वजन 7 रहता है, इसका 9 रहता ना, नहीं नहीं नहीं, इसका 9 रहता है, इसका 11 रहता है, साले इसमें तो 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है बोरॉन में। तो खत्म। क्या हो रहा है? अरे हाँ, एक प्रोटॉन भी तो जाता है, बरोबर है ना। पर ये बोरॉन में मैग्नीशियम से एक न्यूट्रॉन ज्यादा है क्या? नहीं ना। 3 वाला, समझा? कंफ्यूज होके गलत मत कर देना मेरे जैसे। अ कंपाउंड AB2 हैज फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है शेंगुड़िया विकड़पा। हाँ, ए वाले में ज्यादा छोरे क्या? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, और ये वाले भी है, ये वाले भी यार, कितने ले रही? द एलिमेंट ए एंड बी आर, ए भलता बड़ा है भैया। ए एकदम ए जेनोन होगा, ए जेनोन होना चाहिए, सादा सुधा कंपाउंड नहीं वो दिख रहा। और ये दोनों F2, HCF2, फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना। क्योंकि फ्लोरीन, सल्फर और एर्गोन की तो बस की बात नहीं है इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैंडल करना, दिख रहा ना। एक के सर्कल में भैया तीन तीन लोन पे पहले, आणि और दो दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो रही है? 10। करता करता ना, करता ना। तुमने FTRE के पेपर होने के बाद में तुमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं ढूंढा क्या गूगल पे? तुम ढूंढते, तुमको जेनॉन के 3 रिएक्शन मिलते थे, 3 रिएक्शन करता जेनॉन। ये देखो, ये वाला, इसका क्या आंसर भैया? ये आया था क्या? ये डायरेक्ट एकदम प्रॉपर रट्टा मार चार्ट है। कितने जनों का क्वेश्चन नंबर ये गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ, हैंड रेस करो अच्छे से, सीधा सीधा। कैसा हाथ तोड़ रहे, कैसा हाथ तोड़? आज सब खपकर मार के ला दिया बिरजू जी। नहीं रे, नहीं रे, नहीं। फिर एक बार ही पूछ रहा दिन कर रहा हूँ, सीधा हैंड रेस करो, अच्छे से हैंड रेस करो। और कितने जनों ने छोड़ दिया वो भी हैंड रेस करो। छोड़ दिया और गलत हुआ, दोनों हैंड रेस करो अच्छे से। गधो हैंड डाउन, तुक्का पढ़ सके। स्टूडेंट मिक्स टू सोल्यूशन है, पार्थ ट्रेन कुठे? आणि जर नसली पाहिजे तू काय बघतो? भैया डिपार्टेड होते का पहिले 5 मिनिट पहिले चेक केलं होतं आता बरं सोडा आले. थांब भाई पार्थ, तू आता तुम्ही याला भाई जर इकडे तिकडे पर सोडायला हात नाही देतो की आता. 5 मिनिटं पहिले डिपार्टमेंट भैया आता आहे ना ट्रेन रोटेगावला आहे, अशी वाजवून तू ट्रेन तिकडे चालली का रोटेगावला? रिव्हर्स चालली का मुंबईकडे ट्रेन? पुढे खायच्या का तुला?
हाँ, a student mixed two solution x and y. He recorded following observation. Hey, बोले इकडे पाय white precipitated form. One of the product formed can undergo sublimation. इस पे नजर पड़ रही है, इस पे नजर पड़ रही है, वो चेक क्या AlCl3 लिखा के दिया था ना, आई 9th ICSC, white precipitate. Oxide M is colorless gas, right? It react with oxygen to form reddish brown gas. ये NO और NO2 की बात चल रही क्या? ऑक्साइड M is colorless, NO colorless रहता. It react with oxygen और ऑक्सीजन लेके NO2 बना, it reddish brown gas. ऑक्साइड N, ये M था, ये N है, मानने के लिए क्या जा रहा है? ऑक्साइड N is also formed by the decomposition of compound X. PbNO3 twice के decomposition से भी बनता है, पढ़ा है ना, स्कूल में ही है ना. Along with formation of yellow residue of PbO का येलो रेसिड्यू बचता, PbO का कि PbO2 का? पक्का PbO का येलो रेसिड्यू Y. Which of the following statement is correct? ये वाला येलो, Y फॉर येलो. ऑक्साइड M is PbO, गलत. In conversion of oxide M to oxide N, M acts as oxidizing agent. M खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी, वो रिड्यूसिंग एजेंट है. वो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन चुरा ले रहा है, O2 से ऑक्सीजन चुरा ले रहा है. इट एक्ट्स, हाँ ये थर्ड वाला सही है, क्योंकि इसी NO ने, इस NO के बच्चे ने, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन था, इससे एक ऑक्सीजन चुरा लिया. ऑक्सीजन चुरा लिया बोले तो इसने क्या करके बताया? रिडक्शन करके बताया इसने, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करवा रहा. ऑक्सीजन का रिडक्शन कराया इसने, खुद रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, ये कैम खत्म हुआ. अरे सुनो ना भाई, तो 20 मिनट अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको.